पहला कौन सा शो था जो आपने लिखा? सबसे पहले कसौटी जिंदगी के, क्योंकि पिताजी को ये सब पसंद नहीं था। हाँ। तो मैंने एक डायरी में जैसे कविताएं भी लिखी थी ना, तो वो उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने वो डायरी फाड़ दी थी। ऐसी कोई मतलब स्ट्रगल स्टोरी इसलिए मैं नहीं बता पाता हूँ लोगों को कि स्ट्रगल तो मैं कानपुर में कर रहा था भाई, घर वालों के साथ। बालाजी में काम करते हुए कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो एकता मैम लेती है, और सरप्राइजिंगली वो कभी गलत नहीं होता है। इमेजिन हम लोग को लाया ही इसलिए गया था बालाजी में कि आप सारे इकट्ठा हो के आओ, अपनी कहानियाँ सुनाओ, जिनसे कुछ चीज़ें चुन के एकता मैम कहानियाँ बनाएंगी। बालाजी का एक अनसेड रूल है कि आप कितना भी अच्छा लिख के ले जाओ, एकता मैम, अगर मैं कहूँ ना कि किसी को भी जीवन में राइटिंग की जो सबसे ज़्यादा, ड्रामा राइटिंग की जो सबसे ज़्यादा समझ मैंने देखी है वो एकता मैम। मतलब वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। बट हम सारे लोग ना हाथ जोड़ के भगवान से मनाते थे कि एकता मैम हमारा कोई एपिसोड ना देखें। व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, हम सारे ये बात कहते हैं कि क्रिएटिविटी ना एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है। तो जब चार लोग मिलके आप बात करते हो तो आप कई लोगों की कई बातों से बहुत कुछ उठाते हो। झापड़ पड़ रहा है तो 3 बार बस हमें हमारी ऑडियंस मिल गई, और वो 2 मिनट के लिए रुक जाएगा कि थप्पड़ मारा या गाली दी या क्या हुआ, ये डिश क्यों हुआ, अब बैठ गया देखने के लिए। वी वन। साथ निभाना साथी हमें गोपी अहम का लैपटॉप धुल देती है। हाँ। तो ऐसे सीन्स के पीछे क्या लॉजिक होता है? टीवी राइटर्स यार क्या फालतू लिखते हैं, वो तो बस ये कर देते हैं। ये बहुत आसान सी बात है ये कह देना। टीवी में हर चीज बहुत अच्छे से सोची हुई होती है, और राइटर से आप किसी भी मिलोगे ना टीवी के, उसके पास हर चीज का जवाब होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। कितना औरत चेंज हो गई है जो स्क्रीन पे नजर आ रही है फ्रॉम टेलीविजन, जो हमको 8 बजे 9 बजे मम्मी के साथ देखना पड़ता था, है ना, अगर पापा न्यूज़ ना लगा लें, से लेकर के जो स्ट्रीमिंग पे अब जो औरतें हम देखते हैं, जिनसे हम मिलते हैं। तो ये जो OTT आया या सिनेमा का जो भी इवॉल्व हुआ है, ये जो अलग एवोल्यूशन हुआ है, इट्स फॉर बेटर। क्यों? क्योंकि अब लोग वो भी कहानियां कह पा रहे हैं जो पहले कहने में हिचकते थे। तो उसने मिहिर को मारा क्यों? मिहिर को नहीं मारा था, उसने अपने बेटे अंश को मारा था। अमन दया। दोनों के बीच जब इतना प्यार था तो फिर तुलसी ने मिहिर को मारा क्यों? अगर प्रेरणा इतनी अच्छी लड़की थी तो फिर अनुराग उसमें और कोमलिका में इतने साल कंफ्यूज्ड क्यों रहा? और ओम पार्वती की लाइफ में इतनी बढ़िया फैमिली थी, इतना पैसा था, तो फिर लाइफ सॉर्टेड उनकी क्यों नहीं चली? अभी जो लोग यंग हैं, जेनजी जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए सवाल शायद ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इन सवालों के साथ में बड़े हुए हैं। हो सकता है उनमें से कई को इन सवालों का कभी जवाब ना मिला हो। जवाब किसके पास है? या तो एकता कपूर के पास, या उन लोगों के पास जिन्होंने इन सीरियल्स को लिखा है। खबरगांव की खुशकिस्मती ये है कि आज हमारे स्टूडियो में शरद त्रिपाठी हैं, जिन्होंने इन सारे सीरियल्स में अपनी लेखनी दिखाई है। बहुत बहुत स्वागत है शरद सर, और अग्रिम धन्यवाद है। ऐसा बहुत कम हो पाता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो लोग काम करते हैं वो एक्सेसिबल हों। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम बहुत डिटेल में बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो लोगों को सुनने में मज़ा भी देंगी, हो सकता है कई लोग मोटिवेट भी हों। आपने अपनी ज़िंदगी में अभी जो 20 साल का आपका करियर रहा है, 50 के आसपास आप सीरियल्स लिख चुके हैं। राइटिंग से सक्सेसफुल जितने लोग हो पाते हैं, जो एक बहुत छोटा सा क्लब है, आप उसका हिस्सा है, आपने मुंबई में घर ले लिया, लिख के ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ज़िंदगी इन्हीं सारी चीज़ों से बनी होती है। तो मैं आपकी उस जर्नी पे, और आप हैं इलाहाबादी, है ना, लेकिन अभी होते जा रहे हैं धीरे धीरे मराठी। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन हमारी जो रिसर्च टीम थी, अमन जिसको लीड करते हैं, उनका था कि आप जब बैठोगे शरद के साथ, सबसे पहला सवाल यही पूछना, जो इस पूरे जिस जनरेशन की मैं बात कर रहा था उसका सवाल है कि भाई तुलसी ने मिहिर को मारा क्यों? देखिए, ये कहना मतलब ये सवाल कि तुलसी ने मिहिर को मारा क्यों, पहली चीज मिहिर को नहीं मारा था, उसने अपने बेटे अंश को मारा था। अमन दया। पहला सवाल कि मतलब पहला उत्तर ये रहेगा कि उसने अपने बेटे को क्यों मारा। तो ये सवाल तो फिर
हमें बहुत पहले जाके मदर इंडिया के वक्त भी पूछना चाहिए था कि नरगिस ने अपने बेटे को मारा क्यों। बेसिकली क्या होता है कि हम मतलब जो कहानियां हैं हमारे यहाँ की जो कहानियां हैं कहते हैं कि टीवी आज के टाइम में बहुत लोगों ने बहुत उसको परिष्कृत कर दिया है, बहुत दुत्कार दिया है। हाँ, काफ़ी डिस करते हैं एक्चुअली। तो लोगों को जो ये बात समझ में नहीं आती कि टीवी बहुत हद तक हमारे समाज को ही रिफ्लेक्ट करता है, उनकी जो सच्चाइयाँ हैं, उनकी जो बातें हैं उसको करता है इन अ ड्रामेटिक वे। ये जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप सादी दाल किसी को खिलाओ तो अच्छी नहीं लगेगी, उसमें थोड़ा तड़का मारना ज़रूरी है। तो बस सामाजिक जो बातें हैं उनमें एक थोड़ा सा तड़का देके, मेकअप का थोड़ा बूम बैम, मतलब जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है उसका तड़का देके हम टीवी दिखाते हैं। बट असलियत में तुलसी ने अंश को क्यों मारा, तो उसकी वजह यही थी कि एक बेटा जो आपका बहुत ही ख़राब रास्ते पे चल चुका है और एक पॉइंट के बाद आपके बस में नहीं आ रहा, काबू में नहीं आ रहा और लगातार गलत गलत करता जा रहा है, तो हम हमारे घर की औरतों को देवी का स्वरूप देते हैं और देवी का कार्य होता है राक्षसों का महिमा, मतलब कि उनका मर्दन करना। तो अगर वो अपने एक अच्छे बेटे का महिमा मंडन करती है तो दूसरे बेटे का मर्दन भी करती है। तो बस उस थॉट के साथ में ये शो में डाला गया था एंड इट वर्कड। तो आते हैं हम, ये प्रूव करता है हमारा दूसरा पॉइंट कि लोगों को एंटरटेनमेंट बड़ा मतलब ज़रूरी होता है। आप लिख रहे थे उस टाइम जब का ये एपिसोड? नहीं, उस वक्त मैंने शुरुआत की 2005 से। अच्छा। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि हम देखते हुए बड़े हुए थे तो काफ़ी सारा आइडिया था कि अच्छा कहानी इस तरह ऐसे लिखी जाती है, ऐसे होता है। तो ऑफ कोर्स 2005 से ज्वाइन की जर्नी और फिर काफ़ी लंबे समय तक हिस्सा रहे। नहीं, बड़े नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की, जी, कहानी घर घर की जी। ऐसे प्रोजेक्ट से उस टाइम पे जुड़ने का मौका बहुत कम लोगों को मिला था। तो मैं पहले एक आप अगर एक इन ब्रीफ आप बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ कि आपके घर में सारे लोग या तो सिविल सर्विसेज में थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, है ना? आप CPMT की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर शायद आपका बनने का ख्वाब था जी, या ये एक्सपेक्टेशन रही होगी फैमिली में। आप पहुंचे कैसे, मुंबई कैसे चले गए? तो मैंने ये जर्नी जिन लोगों से शेयर की सब बहुत हंसते हैं इस बारे में कि कहानी वही एज़ यूजुअल कि हमारे घर के जो माँ बाप होते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS के अलावा उसके बियॉन्ड दुनिया देखते नहीं है। तो हमारे पिताजी ने भी नहीं देखी थी। तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बोल दिया था, बड़ा बेटा डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर बन जाओ, 2 डॉक्टर बहुएँ आएंगी, त्रिपाठी नर्सिंग होम होगा, ज़िंदगी सेट रहेगी। फिर वैसा हो नहीं पाया क्योंकि भैया ने MBBS की तैयारी की, मतलब पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे UPSC की तैयारी करनी है। अच्छा। उन्होंने UPSC की तैयारी की और वो रेलवे मजिस्ट्रेट बन गए। फिर मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी हुई, फिर ऐसा आया कि भाई रैंक आ गई, क्योंकि उतना ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं था, लोअर रैंक थी, बट स्टिल समहाउ 2-3 काउंसलिंग में शायद मुझे कहीं कोई मेडिकल सीट, प्राइवेट कॉलेज की सीट मिल जाती या BDS मिल जाता, मैं दांतों का डॉक्टर बन सकता था। बट ऐसे में बालाजी ने एक टैलेंट हंट शुरू की ऑल ओवर इंडिया की और उसमें उन्होंने राइटर्स और क्रिएटिव्स के बारे में बात की कि हमें इन लोगों को चुनना है। और ये बालाजी का उस टाइम का टैलेंट स्टार्टअप था कि उन्होंने ये सोचा कि हम नए माइंड्स, नई मतलब सोच लेके आएंगे कहानियों में, और नए बच्चे आएंगे तो कुछ नया लेके ही आएंगे। और ऑल ओवर इंडिया ये जो राइटरों का इंडियन आइडल था ये हुआ और इसमें हम सारे लोग सेलेक्ट हुए। तो मैं उस समय इलाहाबाद में था और मुझे पता चला, तो मैं दोस्तों के साथ अपना वहाँ पहुँच गया और वॉक इन इंटरव्यू हुआ। बहुत सारी फ़नी बातें, मतलब कमाल चीज़ें ऐसी थी कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, तो मैंने चैलेंज से कहा मैं 20 घंटे काम करूँगा। उन्होंने कहा आप, हमारे यहाँ छुट्टियाँ नहीं होती, 15 अगस्त 26 जनवरी भूल जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं होली और दिवाली भी भूल जाना चाहता हूँ। तो खून गर्म होता है ना उस उन्होंने कहा गुरु तुम ही तो हो तुम्हें तो ढूंढ रहे थे हम, चलो मुंबई। और वो हमें मुंबई लेके आए। घर वाले परेशान, पिताजी एकदम मानने को तैयार नहीं थे कि ये लड़का वहाँ जाए। तो लड़ झगड़ के एज यूजुअल मतलब आए और फिर जर्नी स्टार्ट हुई। बात नहीं की पिताजी ने कई साल? 6 साल तक, मतलब वो सीधे मुंह बात नहीं। अभी कमाल चीज़ ये है हमारे पिताजी की कि वो आज तक भी वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह मेरे पूरे काम को सरकारी नौकरी से जोड़ दें, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि एक राइटर क्या करता है। लोगों की जो समझ है वो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को भी बताना चाहूँगा। उनका
क्लियर करना चाहूँगा कि राइटिंग के कितनी विधाएं हैं और क्या तरीके हैं, और राइटिंग में आप कितने सेटल हो सकते हो, एज अ राइटर आप कितना अच्छा कर सकते हो। वो एक मतलब वो अलग दुनिया है जो लोगों को नहीं पता है। तो पिताजी से कोई पूछता भी था कि अच्छा आपका बेटा, हाँ राइटिंग, तो समहाउ कि कल्चरल विभाग में या संस्कृत विभाग में या कहीं वो किसी तरह से सरकारी नौकरी से जोड़ना चाहते थे कि इज्जत बची रहे। उन्हें लगता था बहुत कुछ तो खराब काम कर रहा है वो टीवी लिख के। तो लगा, एक अरसा लगा, बट नाउ ही इज अ हैप्पी एंड प्राउड मैन। अब मतलब वो आपकी मतलब सक्सेस में देखते हैं कि हाँ भाई लड़का गया सही गया। हाँ, अब जब उन्हें ये लगता है कि खाने कमाने लायक हो गया, एक मतलब मिडिल क्लास माँ बाप क्या सोचते हैं कि बेटा खाने कमाने लायक हो जाए, अगर अपने खर्चे उठा ले रहा है, सही तरीके से ज़िंदगी जी ले रहा है, बस उतना ही उनको देखना होता है। तो जब उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, कोई चोरी चकारी भी नहीं कर रहा है कहीं, मेहनत करता है, कमाता है। हाँ, कि अपनी मेहनत से कमा रहा है, खा रहा है, सब ठीक है, तो नाउ ही इज़ हैप्पी कि हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। तो जब आप पहुँचे वहाँ, जैसे आप इलाहाबाद में पले बढ़े थे, है ना? और मेरी पैदाइश परवरिश कानपुर की है। कानपुर के, सॉरी। हाँ। और इलाहाबाद में अब फैमिली बसी हुई है। हाँ। तो जैसे आप इस दुनिया से वहाँ गए और फिर आप पहुँचे हैं, एकता कपूर ने आपको ठहराया, जी। है ना? बालाजी टेलीफ़िल्म्स में जो रुकने की व्यवस्था की थी। जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? कानपुर से इलाहाबाद से उठ के मुंबई जाना, और वहाँ मतलब आपसे मतलब वो किसी अकेडमी में राइटिंग नहीं सिखाई जा जी, सकती जी, बिल्कुल नहीं। है ना? तो वो प्रोसेस क्या चीज़ थी? ये मैं इसमें थोड़ा किस्मत का रोल रहा है मेरी शायद, कि मैं सिर्फ 12वीं पास करके मैंने एमबीबीएस की तैयारी की थी। तो मैं 11वीं 12वीं पढ़ रहा था, फिर एमबीबीएस की तैयारी की साथ में ही, और अपनी सिलेक्शन की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में बालाजी का ये टैलेंट हंट हुआ, तो मैंने कभी मास कॉम भी नहीं किया था। मेरे साथ ऐसा था कि क्योंकि पिताजी को ये सब पसंद नहीं था, हाँ। तो मैंने एक डायरी में जैसे कविताएं भी लिखी थी ना, तो वो उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने वो डायरी फाड़ दी थी कि ये सब क्या करते रहते हो, टाइम खराब करते हो। हाँ ये क्या है ये सब। तो ऐसे में जब बालाजी की जो टैलेंट हंट हुई आया, तो कमाल चीज़ ये है कि हम कानपुर में पले बड़े हैं, और एक जैसे पिताजी को बढ़िया एक सरकारी ऑफिस मतलब की तरफ से जो घर मिलता है, घर मिला था, लेकिन उसके 1800 रुपये कटते थे। तो उन्होंने घर सरेंडर कर दिया, वो 1800 रुपये बचा के हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, और 200 रुपये के एक छोटे से कमरे में रहते थे हम लोग। तो हमारा मतलब हमारी जो परवरिश थी वो एक छोटे से कमरे में थी, और उसमें पले बढ़े हम लोग। और उसके बाद जब मुंबई आए, तो इमेजिन मुंबई में पहले दिन जब मैं पहुंचा हूँ और बालाजी ने बोला है कि आपको यहाँ रहना है, तो एक 20 मंजिले की इमारत थी, 3 BHK का एक बहुत बड़ा फ्लैट था, और स्विमिंग पूल था वहाँ पे, 2 नौकर थे, एक गाड़ी थी, साथ में ड्राइवर था। तो ज़िंदगी एकदम से मुझे लगने लगा कि मैं अच्छा हुआ मैं घर छोड़ के भाग आया, ये तो ज़िंदगी असली यहाँ पे है। तो जो कहने को होता है ना कि मुंबई में बड़े स्ट्रगल हैं, हमारे लिए वो केक वॉक हो गया। हमारे लिए बहुत ही मतलब अलग अनुभव था। मुंबई बहुत खूबसूरत लगी थी मुझे जब पहली बार आया। तो ऐसी कोई मतलब स्ट्रगल स्टोरी इसलिए मैं नहीं बता पाता हूँ लोगों को कि स्ट्रगल तो मैं कानपुर में कर रहा था भाई, घर वालों के साथ। यहाँ आने के बाद मजा क्योंकि आने एक लगा। वो है ना, एक आराम नगर में लोग रहते हैं। हाँ, हाँ। एक वो गेस्टेशन पीरियड माना जाता है कि Yes. 3 साल घिसना पड़ेगा तेरे को, उसके हाँ। बाद कुछ हो सकता है ना? बिल्कुल। 3 साल आप वेट करो। हाँ। इन सारी चीज़ों से आप बचे। हाँ, तो बालाजी ने बेसिकली क्या किया ना कि उनका आइडिया भी वही था कि हम लाइक माइंडेड राइटर्स और क्रिएटिव्स को लाके एक सेटअप में रखेंगे और उन्हें वो बेसिक दिक्कतें जो हैं उनसे अलग कर देंगे। तो आदमी जब भूखा होता है तो काम की नहीं, पहले पेट भरने के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद में वो फिलॉसफियाँ झाड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि पहले भूख वाला प्रॉब्लम खत्म करते हैं, सर की छत वाला प्रॉब्लम खत्म करते हैं, आने जाने घूमने टहलने खर्चे की प्रॉब्लम खत्म करते हैं। अब आदमी खाली है तो 2 ही चीज़ें, या तो वो मक्कारी करेगा या तो काम करेगा। अच्छी चीज़ ये हुई कि एकदम का इतना हम सब पे असर था या कह लो टेरर था कि हम सब ने काम किया और काम सीखा। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। पहला कौन सा शो था जो आपने लिखा फिर? सबसे पहले कसौटी ज़िंदगी के। तो कब की बात रही होगी ये? ये 2005। अच्छा, और तब क्या हो रहा था उस शो में? हाँ, तो शुरुआत ये हुई थी कि जब 2005 में हमने ज्वाइन किया तो पहले हमें बड़े-बड़े राइटर्स के साथ में रख दिया गया। तो फॉर एग्जांपल जैसे उस समय धीरज सरनाथे राइटर थे, वो कहानी घर-घर की लिखते थे। तो हमने उनके अंडर में जाके
लिखना शुरू किया, ये डायलॉग बाजी करनी शुरू की, तो उस समय हमारी जो ये थी पार्वती भाभी थी, पार्वती भाभी पे अत्याचार चल रहे थे और एक पॉइंट आने वाला था जब वो लीप लेने वाले थे कि पार्वती भाभी को मारा जाएगा, उसके बाद वो मर के वापस लौटेंगी जानकी देवी बन के और पूरे जितने भी परिवार वाले हैं उन पे अत्याचार करेंगी। तो ये वाला फेज था। तो पहले हमने कहानी घर घर की में एज एन एसोसिएट काम किया, ओम की डेथ होती है, वो सारी चीज़ एज एन एसोसिएट की। फिर उसके बाद में कसौटी मेरा पहला इंडिपेंडेंट शो था। एक इसको पहले रेखा मोदी जी लिखती थी, वो हटी, फिर मैं आया। तो इन दोनों शो में जब कहानी इसमें कसौटी में प्रेम नाम का एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो वो आया था। तो उसके पहले तक मतलब काफ़ी सारा हम लोगों ने लिखा, जो जेनिफर विंगेट और करण सिंह जो हैं, जो विपाशा बासु के हस्बैंड हैं, तो करण ने और जेनिफर विंगेट ने वो एक उनका ट्रैक चला था, वो मैंने लिखा था। इनफैक्ट उसमें करण का जो नाम रखा गया था शरद, वो नाम भी एकता मैम ऐसा करती हैं कई बार कि हम क्या नाम है तुम्हारा, इस कैरेक्टर का नाम ये रख देते हैं। उन्होंने जैसे अनुराग बासु का नाम इसलिए रखा था क्योंकि अनुराग दादा ने शूट किया था, शुरुआत की थी। तो ऐसे ही करण का नाम उन्होंने कहा सेम नाम रखा उन्होंने, हाँ अनुराग बासु ही रखा। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि अच्छा शरद, इसका नाम शरद रख देते हैं। तो शरद और स्नेहा का वो एक ट्रैक था, तो वो सारे मतलब वो मैंने लिखे थे। ट्रैक इन द सेंस एक जो कहानी दो लोगों के बीच में घटती है ना, हाँ, उतना एक उस हिस्सा तो उसको एक ट्रैक कहते हैं कि इस सिरे से लेके यहाँ तक की वो एक कहानी। और फिर उसके बाद में कहानी घर घर की में जब पार्वती भाभी जी की डेथ होती है, सबको लगता है कि पार्वती मर गई, और फिर उसके बाद में पार्वती भाभी जो इतनी सीधी सादी सिंपल थी, वो जानकी देवी बन के आती हैं, यॉट से एंट्री होती है और वो बहुत ही ग्लैम और बहुत ही अलग अवतार था। और पहली बार वो पार्वती भाभी जिन्होंने कि पूरे परिवार को इतना प्रेम दिया था, उन पे अत्याचार करती हैं, दादियों से, नानियों से, उन सब से, वैंडी मासी, इन सब से बदतमीजी करती हैं, जिनके सामने कभी उनकी आवाज़ नहीं उठती थी, जैसा करने में उन्हें तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी। तो ये वाला जो ट्रैक था, ये सारी चीज़ें, तो ये सब लिखने में मज़ा आता था। मतलब अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया कि कुछ सीनियर राइटर्स थे और उनके साथ आप काम कर रहे हो, है ना, फिर एक पॉइंट के बाद में वो एकता है। हाँ, तो मुझे जानना है कि पार्वती अब मरेंगी, हाँ, है ना, और उनका पुनर्जन्म होगा और वो आके ये सब करेंगी, है ना, या कोई लीप होगा, या अभी अनुराग बासु परेशान रहेगा, ये सारे कॉल क्या राइटर का होता है या फिर एकता कपूर लेती थी? प्राइमरली एकता मैम। क्या होता है ना कि बालाजी का एक अनसेड रूल है कि आप कितना भी अच्छा लिख के ले जाओ, एकता मैम, अगर मैं कहूँ ना कि किसी को भी जीवन में राइटिंग की जो सबसे ज्यादा, ड्रामा राइटिंग की जो सबसे ज्यादा समझ मैंने देखी है, वो एकता मैम। मतलब वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है कि उनको ड्रामा का सेंस इतना ज्यादा है कि आप कुछ भी लिख के ले जाओ, वो कुछ ऐसा दे देंगी उसमें कि वो ड्रामा यहाँ से यहाँ इन्हांस हो जाता है। तो यस, कलेक्टिवली राइटर्स के साथ में ये डिसाइड होता है कि हम ना अगले वीक में ओम को मार देते हैं या इसको गायब कर देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं। बट वो किस तरह से होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, उसकी वजह से और क्या 10 चीज़ें, विस्फोट से क्या 10 अलग पंगे होंगे, वो सारा एकता मैम ऐड करवाती हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है स्टोरी राइटिंग में। अच्छा, तो वो मतलब अल्टीमेट डिसीजन उनका होता है, अल्टीमेट डिसीजन ऑफ कोर्स, कि वो हमेशा से रहा है कि बालाजी में काम करते हुए कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो एकता मैम लेती हैं, और सरप्राइजिंगली वो कभी गलत नहीं होता है। कई बार होता है कि हम कहानियां, जब आप किसी से अपनी कहानी साझा करते हो, कई बार होता है आप नहीं सहमत होते हो, आप कहते हो नहीं यार आप गलत जा रहे हो, बट उनको किरदार, अच्छा, वहाँ स्कोप होता था कि आप एकता से बोल सको कि मैम नहीं। हाँ, अगर आपको अपनी कहानी पे इतना भरोसा है और इतना कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो। बट मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे कुछ लोग जान पहचान के और लोग मुंबई में, वो कहते हैं कि मुंबई में मतलब ऐसा कोई आपसे ऑन फेस बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन जहां बात खराब हो जाती है फिर लोग बात करना बंद कर देते हैं। मतलब आपको पता है कि आप कल से पहुंच रहे हो कि नहीं अब कोई बात नहीं, और मतलब ये सिर्फ मुंबई का नहीं, ये तो दुनिया का कल्चर है कि लोगों का जहां दिल नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, बट वहां पे ऐसा नहीं है। मतलब बुरा जल्दी लगता है, जैसे दिल्ली का कल्चर बदतमीजी वाला है, यहाँ ऑफिस के झगड़े खूब होते हैं, तू मैं, और
गालियाँ भी देते हैं लोग, मतलब न्यूज़ बिल्कुल। मीडिया में तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि फ्लोर पे हो जाता है कई बार, हर मतलब बस जगह मारपीट नहीं होती सी है। हर जगह का ये रूल है, ऐसा हाँ, नहीं है कि वहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं। मैंने कहा कि वहाँ जैसे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन फिर वो कल से फिर संबंध नहीं रहेंगे। हाँ, मतलब आपने अगर किसी को काट दिया तो। जैसे मुंबई के बारे में यही होता है कि लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। हुँ, हर कोई अपना एक सपना जीने के लिए गया हुआ है, हुँ, तो वो ये चाहते हैं कि हम अपने उस सपने के रास्ते हुँ, में इन छोटी बचकानी चीज़ों को ना लाते हुए या आगे बढ़ते रहें। तो वो जो एक अलग दौड़ है, तो यस, उस दौड़ में सारे भाग रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, हम सारी ये बात कहते हैं कि क्रिएटिविटी ना एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है। तो जब 4 लोग मिलके आप बात करते हो तो आप कई लोगों की कई बातों से बहुत कुछ उठाते हो। राइट, तो वो एक फ्रीडम ऑफ कोर्स रही है कि इमेजिन हम लोग को लाया ही इसलिए गया था बालाजी में कि आप सारे इकट्ठा हो के आओ, अपनी कहानियां सुनाओ, जिनसे कुछ चीजें चुन के एकता मैम कहानियां बनाएंगी। तो यस, मतलब वो फ्रीडम रही, वो मौज हुँ। रही, इसलिए शायद वहां पे एक मतलब बेहतरीन माहौल भी रहा काम अच्छा, करने मुझे ये का। बताइए कि इस तरह का गॉसिप लोग करते हैं हाँ, कि जो फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स हाँ, जब होता है, हाँ। सिंस आपको 5 दिन अगर वो टेलीविजन पे आना है तो 5 दिन लिखा भी जाएगा, 5 दिन शूट भी होगा वो, 7 दिन, 7 दिन, है बीच में ना? 7 दिन भी होते हैं, मतलब 30 के 30 दिन चल रहा है। हाँ, तो हाँ, 30 दिन, अब 30 दिन मुश्किल है लिखना, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कोई ये भी कह सकता है कि असंभव है, हाँ, क्योंकि हाँ, भाई इतना निकालोगे कहाँ से? हाँ। तो कई बार ये भी होता है कि कोई बंदा ब्रेक कर जाता है और फिर पता चलता है कि यार मतलब ए, बी, सी है, हुँ। डी हमारे पास में नहीं है, ई है, तो फिर एक बंदा आता है जो वो एपिसोड डी, मतलब वो बीच का एक एपिसोड लिख के जाता है हाँ। और 50,000 रुपए लेके चला जाता है। क्या ये ऐसा होता है? अ, कि एक गिवन सिचुएशन है, एक रैंडम आदमी आया, उसको बताया कि यार ये 4 कैरेक्टर्स हैं, ये कहानी चल रही है, तू लिख दे एक एपिसोड। टीवी में थोड़ा ऐसा मुश्किल होता है। हुँ, टीवी में क्या है ना कि वो मतलब बीच में राइटर्स बुलाए जाते हैं। कई बार हुँ, ऐसा होता है कि एक सर्टेन राइटर काफ़ी समय से लिख रहा है, हुँ, तो टीआरपीज़ जंप नहीं कर रही हैं, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स नहीं आ रहे या हैं, कहानी मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। तो वो झकझोरने के लिए कई बार ब्रॉड स्टोरी राइटर्स लाए जाते हैं कि आप इस कहानी को देखते हुए कुछ एक अलग ट्रैक दे दो। बट वो शोज़ हमेशा ज़्यादा वर्क किए हैं, जहाँ पे कोर टीम बनी रही है। और इसका एग्जाम्पल मैं बालिका वधू या अभी अनुपमा फॉर दैट मैटर, हुँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि राइटर है भावना व्यास, मतलब 4,000-5,000 एपिसोड हुआ है, तो वो जब से जुड़ी हैं, 4,000 साढ़े 4,000 एपिसोड वो वो लिख रही हैं लगातार वो। वही लिख रही हैं। तो वो कोर टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अनुपमा जैसे है, उसकी जो कोर टीम है कि भावना व्यास उसका भी हिस्सा है, दिव्य निधि शर्मा है, हुँ, तो ये लोग शुरू से हैं तो वो आखिरी तक है। मैंने जैसे 2-3 शोज़ लिखे, शक्ति लिखा था, तो 1440 एपिसोड्स पहले दिन से लेके 1440वें एपिसोड तक मैं उस टीम का हिस्सा रहा। सुहानी सी एक लड़की 1021 एपिसोड, तो पूरा पहले दिन से आखिरी दिन तक। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उस इंसान को पता होता है कि ये मेरा किरदार ऐसे ही है, मतलब इसकी तो कोई नया अगर आता है तो उनकी ब्रीफिंग के लिए या अगर उनकी कोई गलती है तो उसको संभालने के लिए हम लोग होते हैं, तो वो कुशनिंग भी टीवी में दी जाती है। मतलब ये तो नहीं होता ना कि मतलब एक चलते शूट में किसी के लिए कुर्सी डाली कि लिख भाई तू अभी एक ना ना एपिसोड। ना, सी क्या होता है ना कि मैं टीवी। इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस तरह की बातें ये लोग हाँ, करते तो हैं। मैं एकदम टीवी के या बारे में वही बोलूंगा कि टीवी बेसिकली मोहल्ले की वो भाभी है, हाँ, जो नहीं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें होती हैं कि हुँ, क्योंकि वो बहुत बन संवर के रहती है, अच्छी हुँ, जिंदगी जीती है, हुँ, ज्यादा मतलब लोगों से बातचीत नहीं है उसकी। हुँ, तो टीवी का ना वही हाल हो रखा है कि लोग दूर दूर से लोगों ने अपनी अपनी एक मतलब कुछ किंवदंतियां बना ली हैं और वो उसके बारे में बात करते हैं। और ये अभी से नहीं, मतलब पिछले 20 सालों में मैंने ये देखा हुँ, है, लोगों को बात करते हुए सुना है कि टीवी राइटर्स यार क्या फालतू लिखते हैं, वो तो बस ये कर देते हैं। ये बहुत आसान सी बात है ये कह देना, बट आप सोचिए टीवी का महत्व मैं आपको बताऊं अगर, कि एक शो पे मतलब आज के भी दौर में अनुपमा चल रहा है ना, हुँ। मतलब आज के टाइम पे भी अनुपमा हाँ, अच्छा देखने वाले कर रहा है देख ना, रहे हैं, हाँ। देखने वाले देख रहे हैं, जबकि लोग कह रहे हैं कि हमारी मतलब हम स्वाइप करके जीवन जी रहे हैं। ऐसे में एक राइटर हर रोज रात को 9 बजे घर की एक औरत को, जिसके पास हुँ, पहले तो थोड़ी दिक्कतें थी, अब जिसके पास सास का प्रॉब्लम है, हुँ, पति की कोई टेंशन है, बच्चों की चिंता है, प्लस स्वाइपिंग की आदत आ चुकी है, 4 उसके नए अमेज़न के डब्बे आने वाले हैं या 40 और चीज़ें हैं।
पता नहीं कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें उसको जवाब देना, उसके बावजूद टेलीविज़न पे 9 बजे खींच के लाना और वो शो दिखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि टीवी के राइटर हर रोज़ कर रहे हैं। फिल्म के राइटर्स जो होते हैं, उनकी लिखी हुई कहानी को 3 घंटे एक बंद कमरे में, अंधेरे में देखा जाता है। लेकिन एक टीवी का राइटर खुले में, टीवी लगी हुई है और वहाँ पे हर रोज़ बुला रहा है, तो ये उसकी जीत है कि वो एक मतलब औरत को 9 बजे टीवी के सामने लाके खड़ा कर पा रहा है। दैट्स वाई टीवी राइटिंग इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग। हर रोज़ का ड्रामा, इसलिए हमेशा मतलब टीवी को क्यों बोला जाता है टीवी राइटर्स मीडियम है। लोग टीवी राइटिंग को बहुत कम इज्जत देते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम टीवी में है। क्यों? क्योंकि आपको लिखना ही नहीं है, आपको लोगों को मौज दिलानी है, एंटरटेन करना है। अगर नहीं होगा, अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप देखोगे ही नहीं ना। तो जितनी भी क्या कहते हैं बातें हैं, र्यूमर्स हैं या जो भी मिथ हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं सारे मिथ तोड़ने को तैयार हूँ। हाँ, मैं वैसे तो और चीज़ें मैं पूछूंगा ही आगे। खैर अभी के लिए ये बताइए कि जैसे जो 3 शोज जिनकी हम बात करें, आप लिखे आपने कई, जी। है ना, अपवर्ड्स ऑफ 40 और 50, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस में आया? के सीरीज़ की मैं पूछ रहा हूँ, बालाजी के। सी बालाजी में कस्तूरी एक शो था, आई लव दैट शो। मतलब मेरे लिए कस्तूरी नंबर 1 था क्योंकि वो रोमांस का शो था, तो प्रेम पे लिखना मुझे पसंद है। हाँ, और वो एक शो था जिसमें कि बहुत अद्भुत प्रेम की बात थी, मतलब मज़ेदार शो था। उसके बाद कहानी घर घर की, वो मेरा दूसरा क्यों? क्योंकि वो भी शो अगेन शुरुआत थी इसलिए। हाँ, शुरुआत से उस शो से जुड़ा हुआ था। तो एक जो होता है ना कि पहला प्यार तो वो था कि उस शो से मैं पहले उसमें एसोसिएट बना, फिर उस इंडिपेंडेंट शो लिखा, फिर उस शो की बहुत ज़्यादा मतलब हाई रेटिंग्स देखी। एक दौर आया जब उस शो में मैंने 1 सीन एपिसोड किया है कि एक एपिसोड पूरा सिर्फ एक सीन था जो कि 27 मिनट तक पार्वती भाभी बोली और बाकी सब ने सुना है, तो वो भी लिखा, ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ। तो ये सारी चीज़ें की हैं, तो इसलिए कभी एक्टर्स आके कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार अरे क्या लिखा है? कमाल चीज़ ये थी कि साक्षी तन्वर जो हैं, पार्वती भाभी का रोल जिन्होंने किया है, उन्होंने उस 1 सीन एपिसोड हुआ, तो उन्होंने उसके जब पूरे सीन को देखा और परफॉर्म किया तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप भी धीरज लिख रहे हैं? तो धीरज सरना पहले वो शो लिखते थे, जो हमारे मतलब मेरे सीनियर थे, मेरे गुरु और मेरे भाई दोस्त सभी हैं वो। तो वो उस समय तक बालाजी छोड़ चुके थे। अच्छा। तो इन्होंने पूछा कि ये धीरज ने लिखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, शरद ने लिखा है, शरद त्रिपाठी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे सेट पे मिली, मेरी तारीफ की और उसके बाद उन्होंने एकता मैम को कम से कम 5 मैसेज किए थे कि प्लीज़ एकता मैम आप ये सीन देखो, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये आउट ऑफ जिसे कहते हैं एक्साइटमेंट उन्होंने किया, बट हम सारे लोग ना हाथ जोड़ के भगवान से मनाते थे कि एकता मैम हमारा कोई एपिसोड ना देखें, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी परफेक्शनिस्ट हैं कि अगर एक शब्द भी इधर उधर हिल गया या लाइटिंग थोड़ी ख़राब है या वो टेक में कुछ गड़बड़ी है, वो इतनी बारीकियां पकड़ती हैं ना कि कोई एक चीज़ ख़राब लग जाएगी ना तो बाकी हर चीज़ को दरकिनार करके पूरी टीम की क्लास लगाती थी। तो इसलिए हम लोगों को डर रहता था कि एकता मैम एपिसोड व्यूइंग ना करें बस टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स मिलते रहे हमें बस। तो तारीफ़ें बहुत मतलब। अच्छा, शूट पे मतलब जो राइटर होता है हाँ। वो रहता है सेट पे? नहीं, टीवी राइटर्स अच्छा, आप दे चुके होते हैं पहले? हाँ, टीवी राइटर्स के साथ क्योंकि हमें बहुत सारा काम होता है, लगातार करते रहना होता है और कई बार होता है कि आपको 4-5 शोज़ लिखने हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है जाना। बट जब शुरुआत होती है किसी भी शो की, तो आप बैठते हो और पूरी टीम के साथ रीडिंग करते हो, हर किसी को आप उसका कैरेक्टर बता देते हो और पूरी टीम को फिर ये बात समझ में आ जाती है या पता चल जाती है कि अच्छा ये किरदार है, इसकी ये टोनैलिटी, इस तरह की बातें होने वाली है। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब शोज़ लंबे चल जाते हैं ना, जितने भी ये बड़े शोज़ होते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो काम करने वाले स्पॉट बॉयज़ होते हैं ना, क्योंकि वो भी 4-4 5-5 साल शो के साथ रहते हैं, उन्हें भी पता होता है कि सर ये सीन में ना ऐसा नहीं होगा तो हमारे कहानी घर घर की पे एक ये स्पॉट बॉय था गुड्डू। कई बार ऐसा हुआ है कि उसने ये बात बताई है कि भैया वो ना ऐसा बोल गए, हमें नहीं लगता कि ऐसा बोलना चाहिए तो जस्ट इमेजिन धीरे धीरे शो इतना लोगों पे चढ़ जाता है। तो दैट्स हाउ टीवी फंक्शंस। इंटरेस्टिंग। मुझे एक चीज़ ये जाननी कि जैसे आपने एक चीज़ आपने कॉल आउट की कि टेलीविज़न को जज बहुत करते हैं लोग, बहुत, है ना? हाँ। और उसको लेकर के आपकी एक असहमति भी है। हाँ।
तो वैसे एक चार्ज लगाया जाता है ना? और उसमें एकता का भी नाम लिया जाता है और जी। फिर जो बाकी प्रोड्यूसर शो लेके आए, क्योंकि हाँ। एकता ने ये किया कि ना कि वो जो स्लॉट पकड़ा, है ना? हुँ। और उन्होंने जो टीजी पकड़ लिया, उसके बाद में हर किसी ने फॉलो करने की कोशिश भी हुँ। की, है ना? कि एक एक किचन वाली जो पॉलिटिक्स है, हाँ, उस पे फिर एकता ने तो बनाए, बाकी लोगों ने भी बना के देख बिल्कुल। लिए और मोर और लेस सब में निकलता वही था, सास और बहू, हाँ। है ना? दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं, हुँ। फैमिली में प्रॉब्लम आई जा रही, आई जा रही, आई जा रही है। हुँ। तो एक चार्ट लगाया गया कि एक मतलब एक सर्टेन रिग्रेशन का उनके ऊपर चार्ज है कि आप इतना फ्रिक्शन आप कहाँ से निकाल के लाते हो और इतना रिपिटेटिव क्यों है? तो आपने वो काम किया हुँ। है ना? आपका पर्सपेक्टिव क्या है इन सारी चीज़ों को लेके? मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमारी जो भारतीय जनता है, हुँ, वो बहुत बायस्ड रही है। हुँ, एंड ये सारी बातें वो सारे लोग कहते हैं कि वही सास बहू या वही रिग्रेशन हुँ, जिन्होंने टीवी देखा नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे ऑन कैमरा कि आप ऐसा कोई भी आदमी ला के बिठा दीजिए जो मुझे 5 शोज़ के नाम गिना दे जिसमें सेम रिग्रेशन की बात हुई है। मतलब मैं एट द सेम टाइम जो 5 शोज़ चल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी, कहानी घर घर की, कहीं तो होगा हुँ, और कस्तूरी, सारे शोज़ की ना अलग कहानियाँ थी, अलग बातें थी, अलग मुद्दे थे। अब अगर मैं कहूँ हुँ, कि कोई भी इंसान है, आप आज अकेले हैं, कल आपकी शादी होगी, परसों आपकी बीवी आपके साथ घर जाएगी, तो सास बहू तो मिलेगी ना। तो वो कहानी जो आपसे और एक लड़की से शुरू हुई थी प्रेम से, वहाँ पे एक पॉइंट पे तो उसको सास मिलेगी ही ना। हम अनाथों की कहानियाँ तो कह नहीं रहे हैं हुँ, कि भाई की 2 हैं। और तो जब हम परिवार की बात कर रहे हैं ना, तो परिवार में सास आएगी और सास जहाँ पे 2 बर्तन रहेंगे वो खड़केंगे। तो कई बार होता है बहुत लविंग सास भी रहेंगी, हुँ, हाँ, लेकिन एक पॉइंट पे लड़ाई झगड़े होंगे। हुँ, इसी तरह से कहानियाँ वर्क करती हैं ना। तो कहानी कहने का जो सुर था उनका हुँ, हमेशा से, वो यही रहा है कि हम परिवार की कहानी कहेंगे। कभी परिवार में ड्रामा होगा, कभी प्रेम होगा, कभी भूत होगा, कभी कुछ होगा, तरीके अलग होंगे, बट परिवार जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है जो कि रहेगा ताकि इसे परिवार देख सके। इसीलिए हमने वो सारे जो भी शोज रहे हैं वो परिवारों के लिए बनाए गए। हुँ, और दूसरा कि वुमेन एम्पावरमेंट का शब्द लोगों ने आज सुना है। हुँ, लोग जिस बात का क्रेडिट एकता मैम को नहीं देते हैं, हुँ, जिसके लिए हम सब हमेशा ये बात बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का टर्म अभी आया है, बट उन्होंने ये जो क्या कहते हैं प्रक्रिया है, ये उन्होंने 2000 से शुरू कर दी थी, जब उन्होंने सास भी कभी बहू थी और ये शो बनाया था कि पहली बार कहानियां औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई, हुँ, पहली बार घर की औरतों के बारे में बात की गई, हुँ, पहली बार कहा गया कि किचन में खटने वाली वो औरत जो आपकी माँ, बहन, बीवी, हाँ, मौसी, जो भी है, उसकी भी एक वॉइस है, एक ओपिनियन है, एक पहचान है। कि उसके पहले तक कि मम्मियाँ सिर्फ इसलिए थी कि मम्मी सुबह खाना क्या बनाया, शाम को क्या बनाए, दोपहर में क्या बनाए, अच्छा ये आ गए पानी दे दो, अच्छा ये आ गए। उसके अलावा भी लोगों ने औरतों को देखना और एक्नॉलेज करना शुरू किया। हुँ, तो एक तरह से उन्होंने, मतलब लोग कहते हैं रिग्रेशन, हुँ, मैं तो कहता हूं कि उन्होंने लोगों को, मतलब औरतों को स्पेशली हुँ, एम्पावर किया है, लोगों को बताया कि आपस में बातें करनी चाहिए। आप बताइए 2000 से पहले के जो भी परिवार हैं, मैं भी ऐसे ही एक परिवार का हिस्सा हूं, क्या हमारे परिवार में कभी हमने अपने पिताजी लोगों से दोस्ती के तौर पे बात की, दोस्त बनकर? मैं तो आज तक मैं ये बोलता हूं कि मैं मेरे पिताजी के गले नहीं लगाऊं। मैंने कविता लिख डाली है कि देखो ना बाबूजी, मैं कभी आपके गले नहीं लग पाया। तो टीवी के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मतलब स्टार्ट किया था, जिसमें कि परिवार कैसे होते हैं और किस तरह होने चाहिए, वो भी सीख मिली है। इट्स जस्ट दैट कि लोगों ने सास बहू को इतना पकड़ लिया हुँ। कि लोगों ने बाकी शोज देखे नहीं। वैम्प्स को लेके भी बहुत खींचा जाता है यस, एकता कपूर को कि यार यस, ऐसी खलनायिकाएं और हाँ, मतलब इतनी क्रिएटिव और इतनी मतलब जिनके जिनके मन में इतना मैल हो, हाँ। ऐसी कैसी मतलब कल्पनाएं होती थी बताइए? अच्छा आप बताइए, कोमलिका। मैं इस पे भी मैं सवाल करता हूँ हुँ, कि अगर ऐसी वैम्प ना होती तो रियल में आप किसी भी थाने चले जाइए, किसी भी कोर्ट में, कचहरी में चले जाइए, ऐसे 20 केसेस होंगे जिसमें घर की एक बुआ ने केस डाला होगा किसी पापा पे, ठीक है? या ऐसी कोई मौसी, चाची, ताई ने आतंक मचाया होगा। तो हम सब ने देखा है। हुँ, एकता मैम ने सिर्फ क्या किया, जब वो आया, नया दौर आया बालाजी का, हुँ, या हम राइटर्स ने क्या किया? हम हुँ, लोगों ने सिर्फ उनको थोड़ा लाउड मेकअप और अच्छी साड़ियाँ दे दी।
बाकी वो हमारी चाचियाँ, बुआएं, ताइयाँ ही हैं जो ऐसी हरकतें कर रही हैं। आप बताओ ना, कितने सारे न्यूज़पेपर उठा के देख लो, कितने घरों में ऐसा हुआ है कि उनके बेटे को दूध के उसमें डुबो के मार दिया। अभी की कहानी थी। तो समाज हमारा हमेशा से रिग्रेसिव रहा है भाई। हम तो फिर भी हमने उनको थोड़ा सजा संवार दिया, अच्छे से कर दिया कि वैम्प आंखों को ना चुभें गलत हरकत करते हुए। प्लस हमेशा ये दिखाया कि वो गलत हैं और उनको उनके किए की सजा मिलती है। तो उदाहरण दिया गया है। तो यार हम समाज सुधारक हैं, हमें मतलब जो लेबल किया जा रहा है एक्चुअली में टीवी समाज सुधार रहा है, बिगाड़ नहीं रहा है। अच्छा, एक और चीज अगेन जो सिंस क्योंकि आप टेलीविजन की दुनिया से आते हैं और आपने एक स्ट्रेच वहां पे बिताया है। हाँ। एक और मतलब जब मीम कल्चर आया, हाँ, है ना, जब लोगों को समझ में आया कि यार किसी चीज का मजाक भी बनाया जा सकता है और वो चलेगा। हाँ। तो अब तो जैसे फिर भी लोग सोच के करते हैं, लेकिन एक टाइम पे ना जैसे ओपन ऑर्गेनिकली, हाँ, है ना, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर खींचा गया जो उस टाइम का टेलीविजन था ना, 5, 7, 8, 10, 11, 12 तक का, जब ये .com रेवोल्यूशन मतलब अपने आम लोगों तक नहीं पहुंची थी, जबकि बात है ये, लोगों ने कहा कि यार चलो ठीक है, कहानी मैं आप मान लेता हूँ कि आपकी समाज से ही आती है, खलनायिकाएं भी समाज से ही आती हैं, और आपका कहना ये भी है कि हम अल्टीमेटली एक सही जो होना चाहिए उसी के तरफ, हम मॉरली राइट चीज के तरफ मॉरल एग्जैक्टली खड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। एक जिससे आपका थोड़ा कम ताल्लुक है इस चीज से, लेकिन लोग ना बड़ा मजाक बनाते हैं एडिट का, कि झापड़ पड़ रहा है तो 3 बार उसका ना एक ब्रेकिंग बैड का लोगों ने मतलब एकता कपूर कट्स बना करके डाले हैं, और उस पे मतलब ऐसे मिलियंस में व्यूज हैं। हाँ। लोग देखते उसका हैं ना एक बहुत कि वॉल्टर वाइट का और स्काइलर का झगड़ा अगर यहाँ बनाया होता तो क्या तो ही कैसा बना होता देते उसका। हाँ। तो इसके पीछे आई एम श्योर बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने किया था वो। हाँ। क्या थॉट था? क्योंकि मैं इस बात को लेकर के पूरी तरह से अश्योर्ड हूँ, आप जैसे लोग जो लिख रहे थे, एकता जैसे लोग जो प्रोड्यूस कर रहे थे, शो के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, है ना, सब लोग मुंबई में थे, सारे पढ़े लिखे लोग हैं जी, और जो कंटेंट ये कंज्यूम करते थे वो बहुत अच्छा होता था। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर प्रोडक्ट ऐसा क्यों होता था? मैं आपको ना इसके पीछे एक बहुत कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो जितने लोग ये कहते हैं ना कि भाई ये कौन सा घर है जहां पे कि हर बार उसे डिश 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 करना होता है, तो उन लोगों को ये समझाना है कि इसके पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि अगर कोई एक ड्रामेटिक सीन चल रहा है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी चलाते चलाते सेम रोड पे चलते हो ना, तो आपको नींद आ जाती है, आपको एक झटका चाहिए होता है। वैसे ही एक शो का सेम फ्लेवर देखते देखते ना, कई बार ऐसा होता है कि घर की औरतें कि अच्छा यही सीन चल रहा है क्या, चलो तब तक मैं जाके जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ, या कुकर की सीटी 4 हो गई है, जाके गैस धीमी कर दूँ। उनका सिंपल सा फंडा था, तब घर में एक टीवी हुआ करता था कि अगर लिविंग रूम का हाँ, जो एक टीवी है उस पे इस सीन पे डिश 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 हो कि घर की औरत कड़छी छोड़ के भाग के आए देखने के लिए कि हुआ क्या है। दैट वाज अ सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और इट वर्कड एंड हाउ कि आज 2025 में बैठकर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक आदमी जो अपना स्कूटर खड़ा कर रहा है, अगर उसने सुना ढश 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 हो रहा है, अरे भैया क्या हो गया, आके टीवी देखेगा ना, एक बार टीवी पे रुकेगा ना, बस हमें हमारी ऑडियंस मिल गई, और वो 2 मिनट के लिए रुक जाएगा कि थप्पड़ मारा या गाली दी या क्या हुआ, ये डिश क्यों हुआ, अब बैठ गया देखने के लिए, वी वन। नहीं, मार्केटिंग में तो मैं मानता हूँ, है ना, यू गॉट आई बॉल्स, उसमें वो तो बहस नहीं है। मैं बस उस चीज को, क्योंकि जैसे जितने लोग मजाक बना रहे हैं या जो पूछ रहे हैं, उनकी जो अंडरलाइंग शिकायत है कि किल क्या होती है, सटल्टी, है ना, उस चीज का हुस्न, मतलब उसकी खूबसूरती कम हो रही है। तो उन लोगों के लिए मेरा जवाब है कि आप 2025 में बैठ के 2000 का माल उठा के बातें कर रहे हो। 2025 से पहले बालाजी का ही शो था, बड़े अच्छे लगते हैं, जब पहली बार आया था, राम कपूर और इनका साक्षी तन्वर का, आप वो शो देखिए। और वो भी छोड़िए, सबसे सटल शो अगर मैं कहूँ टीवी के इतिहास में, कुछ शोज रहे हैं जिसमें एक शो है निशा और उसके कजन्स, आप लोग जाइए और एक बार टीवी पे देखिए, मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ, वो शो आपको इतना प्यारा लगेगा, बहुत सटल शो है, सिंपल शो है, बट वो शो किसी ने नहीं देखा, किसी ने मतलब पानी तक नहीं मांगा उस शो ने। आप बताओ ना, तुरंत बंद करना पड़ा। हमने एक शो बनाया था नाटी पिंकी की लंबी सी लव स्टोरी, बहुत ही फनी सा, एक छोटी सी लड़की है, उसकी कहानी, मतलब हमने कोशिश ये की थी कि बहुत सिंपल सटल मज़ेदार रखें। 2 हफ्ते के बाद रेटिंग आनी बंद हो गई, हमें दुनिया जहान के नाटक करने पड़े लोगों को बुलाने के लिए,
कि गिमिक करो भाई, कुछ तो करो ताकि लोग उसकी बात करें और आए शो देखने के लिए। तो हमेशा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक शो से बहुत बड़ा ट्रेड जुड़ा होता है और बहुत सारे लोगों की नौकरियां जुड़ी होती हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि राइटर ने लिख दिया, एक्टर ने परफॉर्म कर दिया और प्रोड्यूसर ने पैसे कमा लिए। इट्स ऑल्सो अबाउट वो 500 लोग जो शो से जुड़े हुए हैं, अलग अलग लेवल पे और काम कर रहे हैं। तो उन सबकी रोजी रोटी के लिए ये शो लंबा चलाना है, और उसको लंबा चलाने के लिए येन केन प्रकारेण, मतलब साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा ताकि वो शो चले। तो ये हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा ये करते हैं कि भाई एंटरटेनमेंट वाला फॉर्मूला अपना के चलो। वो अपनी मतलब वही एक जो राइटिंग का तरीका है उसमें रहो, जहाँ पे कि हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, ये धूम धड़ाम करें, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, एंड दैट्स हाउ टीवी वर्क्स देन। ठीक बात है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने देखा कि जिस तरह के शोज उस समय बन रहे थे, हाँ, है ना, और एक लंबे स्ट्रेच तक के फिर बनते ही रहे, उसमें उस महिला का चित्रण तो था, हाँ, है ना, जो किचन में है और सास के साथ फ्रिक्शन है ना, ननद के साथ भी है ही। और चलिए ठीक है, टेलीविजन में थोड़ा अलाउड करके दिखाया, लेकिन मैं आपकी इस बात को चलो मैं बाय कर लेता हूँ कि ये फ्रिक्शन फैमिली में है ना। हमने उसको थोड़ा सा वॉल्यूम भी तो बढ़ा के दिखाया आपको। हाँ, ठीक है, तो इस चीज़ को तो ठीक ठाक स्पेस मिल गया है ना जी। उन कहानियों में, और वो दिखा भी दी गई। बहुत सारी औरतें ऐसी भी थी जो किचन से बाहर निकली है ना, हाँ। उन्होंने अब जैसे वर्कफोर्स में औरतों की हिस्सेदारी बढ़ती ही जा रही है। हाँ। आप मुंबई में रह के जहाँ बना रहे हैं, वहाँ पे औरतें बराबर का काम करती हैं, यस। है ना। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं ऑफिस जाती हैं, है ना, जी। और अच्छी पोजीशंस पे काम करती हैं। जी। क्या उस औरत की कहानी थोड़ी सी मतलब उस जमाने में पीछे रह गई, जो ऑफिस जाती है, जिसकी ऑफिस में स्ट्रगल्स होते हैं, जो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होती ज्यादा है। भाग बनती है नहीं, नहीं, ना? तो जो हमारा शो था कस्तूरी, हम्म, इमेजिन 2007 में आया था वो शो। उसमें यही था कि जो कस्तूरी थी, वो एक बहुत बड़े रॉक स्टार रॉबी सबरवाल के लिए उसके ऑफिस में काम करती थी, और वो सारी पॉलिटिक्स उसके साथ होती है कि रॉबी का भाई होता है रौनक, जो उसके साथ में अच्छे से रहता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाता है, उसे परेशान करता है। तो वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग इट, इट जस्ट दैट लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, और जो पहुंचे हुए हैं वो दूर खड़े होकर उनको गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं कि क्या देख रहे हो तुम। यही बात है। जनता क्या है ना कि क्योंकि लोगों के पास इतना कुछ है देखने को, तो उनको एक चीज समझ में आती है कि हमारे पास बहुत कुछ है, सब बढ़िया। तो सबने अपना अपना मतलब जो नीश जनता है, या जो थोड़ी प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव विचारधारा की जो जनता है, उन्होंने अपना एक डाइट फूड चुन लिया है। तो वो सड़क के ठेले वाले, मतलब जो भी मतलब चुरमुरे या वैसी वाली चीज़ें, उनको गालियां देते हैं ना, यार बेकार है, ख़राब है, ऐसा। तो सेम वही टीवी के साथ वो करते हैं कि अरे ये जंक फूड है, ख़राब है, सेहत के लिए ख़राब है, दिमाग के लिए ख़राब है। असल में सारा जो लाइफ का स्पाइस है वो वहीं से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे हाँ, आपने बताया ना कि टीजी महिलाएं थी, है ना, जी। और ज्यादातर महिलाएं ऐसी जो हमारे घरों में है, घरों में है। माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बिल्कुल। किसी की गर्लफ्रेंड पार्टनर हो सकती है, हाँ। वाइफ हो सकती है। क्या कभी आपसे किसी महिला ने ये कहा, सिंस वो आप जानती हैं आपको कि आप से कसौटी जिंदगी की हाँ। लिख रहे हो, कि यार ये बात, इस कैरेक्टर को तूने मार दिया, इसको ना जिला दे, या ये चीज ऐसी हो गई, इसको वैसे कर दो, और आपने उस रिक्वेस्ट को ऑनर किया हो? किसी ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा है। तो कुछ अगर मतलब किससे आप शेयर कर सकें? मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, हाँ। हाँ, और एक लंबे अरसे तक ऐसा रहा है कि टीवी और टीवी के बहुत सारे शोज लिखने की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जहाँ गया हूँ वहाँ मर्दों से मेरा कम इंटरेक्शन हो रहा है, घर की औरतों ने ज़्यादा घेरा हुआ है, जितनी भाभियाँ चाचियाँ हैं वो सब, बेटा इधर आओ, तुम लिखते हो, अच्छा है। और वो ना मुझसे कहानियाँ आगे की पूछती थी कि अच्छा, आगे क्या होगा? हाँ, उनका हमेशा होता था कि सुनो तुमने इसके साथ ये कर दिया है, आगे क्या होगा, आगे लोग मिल रहे हैं कि नहीं। और कई बार होता है हम बता देते हैं, कई बार हमने ही कहानी नहीं सोची होती आगे की, क्योंकि भाई कभी भी कि रेटिंग गिर गई तो आप कहानी बदल देते हो, बट फिर भी कि कुछ जो शॉर्ट चीज़ें रही हैं वो जैसे मैंने बता दी, तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने पूरे ग्रुप में बता के रखा है पूरा। और जब वो हुआ है तो मुझे कॉल्स आए कि अरे भैया ऐसा हुआ है, लोग तो पागल हो गए एकदम, हमने जब बता दिया कहानी में कि पहले से ऐसा होने वाला है। दूसरा ये होता है कि बिग बॉस कौन जीतेगा, ये वाली चीजें बहुत लोग पूछते हैं। तो टीवी को ऑफ कोर्स लेके लोगों का जो एक्साइटमेंट रहा है, और जो कोई आपने सवाल स्पेसिफिक पूछा, आपको हाँ,
याद हो कि जैसे आपने सवाल पूछा कि किसी ने कभी मतलब कोई सजेशन दिया हो, तो एक शो में लिखता था शक्ति। तो शक्ति में क्या हुआ कि वो सारे लोग, तो मैंने एक ट्रेट दिया हुआ था जो एक्टर था कि वो कभी कभी कविताएं लिखता था। तो मेरी एक फ्रेंड की मतलब चाची थी, वो मेरा शो बहुत देखती थी, और तो उन्होंने एक बार बोला कि भैया वो आपने बोला था शुरू में था और वो खो गया है, वो कैरेक्टर खो गया है और वो कभी ये ऐसा कुछ करता नहीं है, आप कविता नहीं बोलता या ऐसा कुछ, तो आप बताइए। तो वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद लिटरली उनका वो थॉट लेके हम एक सिंपल सा सीन था जिसमें लड़की आती है, बातचीत करती है, उसमें मैंने एक प्रॉपर कविता डाली है जहाँ पे कि वो लड़का जो हमारा हीरो है हीरोइन को उठा के जा रहा है और वो पूरी कविता बोलते हुए जा रहा है। तो ऐसे मतलब ये तो एक इंसिडेंट है, ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे छोटे छोटे लोग ट्रैक या कुछ बात बता देते हैं और फिर हम उसको कहानी में जोड़ देते हैं। मुझे एक और चीज़ जाननी है कि मतलब कि राइटर के दिमाग में क्या होता है या प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या होता है ना, आप उसको प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिएगा। तो जैसे एक कुछ शोज़ हैं, हो सकता है आप जुड़े रहो, हो सकता है आप ना जुड़े रहे हो, बट सिंस आप प्रोसेस समझते हैं, तो जैसे ससुराल सिमर में 2007 का एक एपिसोड है ना? एपिसोड 2007 या 2017 में ये आया था, तो इसमें माताजी परी को झापड़ मारती है और ऐसे घूम घूम के उसके पर्दा फंस जाता है, ठीक है? या फिर 2010 में साथ निभाना साथिया में गोपी अहम का लैपटॉप धुल देती है। तो ऐसे सीन्स के पीछे क्या लॉजिक होता है? तो कमाल चीज़ ये कि ये दोनों जो प्रोडक्शन हाउस, मतलब दोनों शो जिस प्रोडक्शन हाउस हैं, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, तो मैं उनका एक काफ़ी लंबे समय तक उसका हिस्सा रहा हूँ, अभी भी उनके लिए एक शो कर रहा हूँ। तो अगेन तो एकता मैम के बाद मैंने जिनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किया वो रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स की वही कि रश्मि शर्मा जी हैं। तो दोनों का मैं बताता हूँ, जैसे पहला कि ये जो परी वाला सीन था, तो लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि परी राउंड राउंड करके गिर गई, उसके ना आगे देखा आपने क्या है और ना पीछे देखा। तो परी एज अ कैरेक्टर दुष्ट थी ना, मतलब कि और हमारे यहाँ होता है ना कि घर की औरतों को अगर काम नहीं करना है या कहीं से अटेंशन गेन करनी है तो क्या कि हमें बुखार हो गया है या तकलीफ है, या औरतें क्या नाटक करती हैं कि भूत चढ़ाया है, हाँ, या हमें कुछ तो बाहरी हवा ने पकड़ लिया है। तो ये भी वही एक एग्जैजरेशन है कि उसको थप्पड़ मारा, उसे अब दिखाना है, बताना है कि ओ शिट मेरे साथ क्या हो गया है। तो रोल करके गिर गई, अब सारे लोग उसकी तरफ आएंगे, ड्रामा क्रिएट होगा घर में, बस इतनी सी बात है। तो टीवी में मैं हमेशा हर किसी को ये समझाता हूं कि हर चीज जो हो रही है इट्स वेल थॉट। कभी भी मत सोचिए कि टीवी में कोई भी चीज एम ही कर दी गई है कि एक दिन राइटर उठा आया, उसे लगा सिमर को मक्खी बना देते हैं तो उसने मक्खी बना दिया और उसके आगे पीछे नहीं सोचा। टीवी में हर चीज बहुत अच्छे से सोची हुई होती है और राइटर से आप किसी भी मिलोगे ना टीवी के, उसके पास हर चीज का जवाब होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। सेम अहम और गोपी बहू का कि उसका लैपटॉप धुलना, आप सोचिए, मैं हर किसी को यही बात बताता हूं कि आप सोचिए 2010 और 2017 की बात अगर हम 2025 में कर रहे हैं तो हमारा लिखना कितना सफल रहा है। मतलब बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो बस ये अपने लेकिन विख्यात कुख्यात दोनों में बात होती है अगेन, हमको बट एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। अगेन हम दोनों बैठ के कोट खेलते रहेंगे। तो है। तो मेरा ये कहना है कि एक लड़की जिसने जीवन में, हमने किरदार ही यही दिखाया था कि इतनी गंवार है वो, हाँ गंवार वैसे एक बहुत गलत शब्द होता है बट फिर भी वो किरदार था, उसने नहीं देखा है कि कैसे होती है कि वो जिसको कि दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, वो जब पहली बार आई है और वो देख रही है कि बाकी चीजें भी धुल के साफ करके डाली जाती हैं, तो उसने लैपटॉप देखा, धुल के डाल दिया। अब उससे मतलब लोगों ने सिर्फ इतना देखा, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमें कॉन्फ्लिक्ट चाहिए था। अब कॉन्फ्लिक्ट आप नॉर्मली अगर एक पति और पत्नी के बीच में गीला तौलिया, जूते नहीं, हाँ ये देखे हुए हैं, अलग क्या होगा? तो यही है अलग। हमारे यहाँ पे हमेशा कहा जाता है राइटिंग में कि कोई एक डिसरप्टिव थॉट लेके आओ। डिसरप्टिव थॉट्स हैं ये, और ये किसी भी राइटिंग की जो विधाएं हैं उनमें हमेशा सिखाया जाता है कि कुछ डिसरप्टिव होता है, या तो कहते हैं गॉड सीन, कुछ तो अमेजिंग सीन कर दिया है, या एक डिसरप्टिव थॉट। तो ये सारे डिसरप्टिव थॉट्स का हिस्सा है।
मैं मान मान लेता हूँ यार ये, लेकिन क्यों पूछा उसका भी कारण, जैसे मैं खुद और जहाँ जितने लोग इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभिषेक है ना, निवि भी कानपुर से ही है ना, सर्वेश दिल्ली का है, तो और हम सबके रूट्स गांव में ही हैं। और हाँ जी। मतलब अगर गोपी बहू एक सिंपल और नादान भोली औरत है, तो हमने ऐसी ही औरतें देखी हैं अपने बचपन में, है ना, शहर में तो अब आए, हाँ 5 साल 7 साल 8 जी, साल ही वही एक्सपोजर है सिटी का। हाँ तो अब क्लैश पता है कहाँ पे है? हाँ। क्लैश वहां पे है कि भाई जो सादा है ना, जो भोला है, वो देख के आ रहे हैं, बस वो टीवी से मैच होता नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी, जैसे मेरी दादी हो गई है ना, ये मेरी मम्मी ने भी, वो तो चलो फादर मेरे फौज में था तो उनका एक्सपोजर था। अदरवाइज जो हमारे मेरे जो बाकी चाची हो गई या ताऊ हो गए हमारे, उन्होंने बहुत दुनिया एक्सप्लोर नहीं की थी, लेकिन जैसे उनको भी, जैसे फोन है ना, कोई नई भी चीज होगी, उन्हें पता है कि यार इसको ना पानी में तो नहीं डालना, बिल्कुल, या इसको, या पूछ लेना, हाँ है ना, जिसको जिसको कहते हैं ना कि भोलापन और बेवकूफी, हाँ उसका फर्क उनमें हम, मतलब एक जो इनेट जिसको कहते हैं समझ होती हाँ है ना, और गांव से आने वाली या घरों में रहने वाली महिलाओं ने, मतलब हमारे जैसे बच्चे पैदा करके ना मार्केट में छोड़ दिए छोड़ हैं, दिए। तो True. उनको बहुत दिमाग होता है और उनको बहुत दुनिया पता होती है, और Yes. उनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कई बार ना बस वही कैरेक्टर मिसमैच, मैं इसीलिए मैं ना आप एक राइटर का थॉट प्रोसेस समझना चाहता था कि हम लोगों ने ज्यादातर ने, ठीक है, वो मेरी मम्मी भी क्या 11 क्लास वो पढ़ी है ना, और बहुत सारे, मतलब जो लोग अभी इनको देखेंगे उनकी माताएं ज्यादा नहीं पढ़ी हैं या किसी बड़े शहर वो गई नहीं होंगी, बिल्कुल, बट हम दे आर सब वेरी थे। स्मार्ट विमेन, यस, है ना, और वो बहुत अच्छी जिंदगी वो जीती हैं, है ना, वो अभी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप चाहे कर लो जज की पिछड़े ख्यालों वाली हैं या जैसी भी हैं, है ना, उन्होंने एक अपना एक पर्सनालिटी है उनमें। बिल्कुल। टीवी पे क्या हो गया, एक एक समय की बात रही वो, जैसे अब स्ट्रीमिंग पे वो चीज इसीलिए नहीं होती है शायद, कि अब हम एक कैरिकेचर में शायद एक टाइम पे फंस गए थे, मे बी वो फैक्ट्री प्रोडक्शन का या प्रेशर रहा हो, है ना, या जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी है, लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, शायद उस वजह से। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई एक चूक थी या कोई एक डिस्कनेक्ट था कभी भी? कई बार होता है ऐसा, नहीं कि मतलब मैं यहाँ पे अगर टीवी की इतनी वकालत कर रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ख़राब वर्किंग आवर्स हैं, बहुत ही पागलपन की राइटिंग होती है, और कई बार बहुत कैजुअल राइटिंग भी होती है, जब आपको जल्दी से, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, जब डिलीवरीज देनी होती है, बिल्कुल होता है। देखिए, चूक हर जगह होती है, ऐसा नहीं है, गलतियां भी हर जगह होती हैं, खराबियां भी हर जगह होती हैं, बट जो सिरे से नकारने वाली बात है टीवी के लिए, मैं हमेशा उसके खिलाफ रहता हूं। बाकी आपने जैसे बोला कि औरतें आती हैं अलग अलग तबके से, लेकिन गोपी बहू का ऐसा करना खटका, ठीक है, तो क्या होता है, सिनेमैटिक लिबर्टी भी लेने वाली जो बात कही जाती है, यस, हमने उसे एक गांव की सीधी सादी लड़की दिखाया, उसमें हमने एक लेयर और क्या ऐड कर दी कि वो इतनी भोली है या इतनी लल्लू है कि उसे ये भी नहीं पता कि ये लैपटॉप यूज करने की चीज है। इस चीज को ऐड कर देने से उस किरदार को एक एक्स्ट्रा जंप मिल गया हर जगह, बस यही किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि वो एक सोचा समझा मूव है। जैसे मैं आपको ना क्रिकेट के थ्रू एक एग्जांपल देता हूं कि जडेजा बॉल करा रहा था, पीछे धोनी मतलब कीपिंग कर रहा था, और धोनी ने बोला कि दे दे, एक लप्पा मारने दे, क्योंकि गेंद बहुत गीली हो चुकी थी। उसने एक नॉर्मल गेंद दी, इसने लप्पा मारा, बैट्समैन था उस समय, ये याद नहीं है मतलब मुझे एग्जैक्ट, लप्पा मतलब उसने मारा, गेंद चली गई बाहर, जिसके बाद गेंद बदली गई, और गेंद बदली गई और फिर उस गेंद से उसने, जडेजा ने विकेट लिया। तो कई बार होता है कि आपको एक सर्टेन चीज अचीव करने के लिए कुछ आड़ा टेढ़ा करना पड़ता है ना, कुछ खराब करना पड़ता है। तो ये ऐसी वाली चीजें हैं जो हम किरदार में ऐड करते हैं, और वो सोचा समझा मूव होता है। नहीं, मैं बिल्कुल उससे, मैं टेलीविजन को कटघरे में नहीं, मेरे बड़े दोस्त काम करते हैं भाई वहाँ कॉलेज के टाइम के, एक मैं ही जर्नलिस्ट बना, बाकी सब आधी जनता वहाँ उसमें से बैच में से हमारे मुंबई में ही है। नहीं, और मैं कहता हूँ कि आप सवाल पूछो ताकि हम जवाब दें। समझना चाह रहा था, बात बस इतनी सी थी, जैसे अभी मुझे उसी की एक मेरा दो प्रतीक वो है, काम ही कर रहा है वहाँ, तो वो काम की बात बोलता था ये, कि जैसे बच्चे को ना, हाँ, ये हो गया कि हमारे यहाँ जैसे जो बाल फिल्में होती हैं या बाल कविताएं होती हैं, बाल कहानियाँ होती हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें बच्चा ना
मतलब बेवकूफ़ भी नहीं, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ हाँ। कैमरे पे, उसको वही समझा जाता है। इसको कुछ नहीं पता है। जबकि अब जैसे मेरी नीस है, वो 7 साल की है हाँ। इतनी-सी। बच्चा क्या इंटेलिजेंट चीज़ होता है यार, आप उसको कभी ट्रम्प नहीं कर सकते उसकी समझ को या उसकी एब्सोल्युटली, डेप्थ को। तो एब्सोल्युटली। यही चीज़ मुझे औरतों के बारे में भी लगती है कि यू कैन जज ऑल यू वांट, यस, है ना? लेकिन ना आपके बराबर की उम्र की लड़की या 5 साल कम की भी उम्र की होगी ना, वो आपसे 3 गुना दिमाग रखती है। एब्सोल्युटली। तो यही एक मतलब इसीलिए शायद हम लगातार उस सवाल पे बार-बार लौट रहे हैं। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी जनरली बंदों से बेहतर होती हाँ। है ना? तो आप उसमें देखिएगा कि उसी गोपी बहू की जर्नी फिर कि सोचिए जिसने लैपटॉप धुला है वही जाके एक पॉइंट पे पूरे परिवार को संभाल रही है। तो कहानियां हमेशा हुँ। क्या होती है ना कि कभी भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर किसी एक कैरेक्टर को जज करेंगे, या फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके जीवन का कोई एक दिन लेके अगर आपको हम हुँ, जज करेंगे तो बहुत गलत होगा, क्योंकि शायद उस दिन आप अपने हुँ, लोवेस्ट पे होगे, या शायद उस दिन आप सबसे ज्यादा इरिटेटेड होगे, किसी मानता हूँ। चौराहे पे बंदे को मार रहे होगे, हाँ, या आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे होगे। तो आप 10 अलग लोगों के लिए उन 10 अलग दिनों में 10 अलग किस्म के इंसान होंगे। आपको पूरी जर्नी देखनी होगी। तो अगर आपने लैपटॉप धुलने वाली बहू देखी है ना, हुँ, तो उसी को उस पूरे परिवार को संभालते हुए, अहम जी का बिजनेस संभालते हुए गोपी बहू को भी देखना होगा। तो वी हैव कवर्ड दैट या जर्नी। इट्स जस्ट दैट हुँ, पीपल पिक दोज पॉइंट्स, तो हम कहते हैं हाँ हुँ। ठीक है, इसी बहाने कम से कम शो की बात तो हो रही है। बंदा अपना काम प्लग करना नहीं भूलता। यस। ये लेकिन अच्छी भी बात है, करनी भी चाहिए। कितना औरत चेंज हो गई है जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है फ्रॉम टेलीविज़न, जो हमको 8 बजे 9 बजे मम्मी के साथ देखना पड़ता था, है हाँ, ना? अगर पापा न्यूज़ ना लगा लें, हाँ। से लेकर के जो स्ट्रीमिंग पे अब जो औरतें हम देखते हैं, जिनसे हम मिलते हैं। इन सी, योर ओपिनियन। तो अभी ना चाहे कहानियों में कह लो चाहे समाज में कह लो, औरतों को एक आवाज मिल चुकी है। और जब हम कहते हैं आवाज मिल चुकी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमने दिया या किसी ने दिया। भाई ये उनका मौलिक अधिकार था, जिससे थोड़ा वो डरी, थोड़ा समाज ने उन्हें डराया। बट ओवर द पीरियड अब उनको उनके हिस्से का स्पेस मिल चुका है, उनको उनके हिस्से की आवाज मिल चुकी है, उनको उनके हिस्से की वो जगह मिल चुकी है जहां से वो उड़ना बैठना खाना पीना चीखना चिल्लाना हुँ, सब कर रही हैं। तो स्ट्रीमिंग की तो ऐसा हमने हमारी हीरोइनों को भी वही की। अब का जो हमारा नया राइटिंग पैटर्न है हुँ, हुँ, वो यही है कि हमें अब वो कहानियां कहनी है जहां पे एक लड़की आज के समाज में जिस तरह जी रही है, उठ बैठ रही है, बात कर रही है, उस तरह की ही लड़की दिखाई जाए। पहली चीज। दूसरा, जो बदलाव आया है, बदलाव ये आया है कि घर में जो पहले टीवी पे सिर्फ देखती थी, जो पापा के उसका रिमोट का मोहताज रहते थे ना वो लोग कि भाई पापा अगर न्यूज़ छोड़ दें तो हम टीवी देख लें, अब औरतों को वो फ़ोन पे मिला हुआ है। हुँ, हाँ, तो अगर वो टीवी पे नहीं देख पाती हैं तो अपना हॉटस्टार ऑन करके या जियो सिनेमा या तो वो अपना फ़ोन पे देख ले रही हैं। तो बेसिकली बदलाव यही है कि टीवी से बहुत सारी जनता है वो फ़ोन पे शिफ्ट हो चुकी है और फ़ोन पे देखने लगी है। तो मतलब एक तरह से वेलकम बदलाव भी है कि एटलीस्ट हमारी कहानियाँ और ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है। बट थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से टीआरपीज़ गिर जाते हैं कि हुँ। टीवी पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं देखा जा रहा। तो बट मोर मतलब मोर देन दैट हमारा ये है कि अगर हम वाइडर ऑडियंस तक पहुँच पा रहे हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू, या तो ये हमारे लिए विन-विन है। मैं ये भी जानना चाहता था कि जैसे एक तो टेलीविज़न जैसा टेलीविज़न वो अभी भी आ ही रहा है हाँ, और देखते हैं उसको, करोड़ों लोग देखते हैं, इसमें यस, कोई शक नहीं है। या जो पुराना जैसे जो स्टार पे चला होगा पहले, अब वो उत्सव पे चल रहा यस, है। ये तो हो ही रहा है हाँ, ना? जो छतरी वाला कल्चर एक बीच-बीच में गाँव में आ गया था। आधे हाँ, तो वो पुराने शोज़ अभी चल रहे हैं, उस तरह के शोज़ अभी बन रहे हैं। हुँ, देन देयर आर शोज़ जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ही बने हुए हैं, हाँ। है ना? तो क्या ये जो नया एक मार्केट आया है, उसने उसके चलते आप लोगों को अडैप्ट करना पड़ा है? बिल्कुल। सी देखिए, राइटिंग अगेन वही बात है कि राइटिंग की अलग-अलग विधाएँ हैं। अब टीवी की जो राइटिंग है ना वो स्ट्रिक्टली फॉर फैमिली था। हुँ, क्लैरिटी थी सबको कि ये एक ऐसा मतलब शो बनाएँ कि भले धूम-धड़ाम और बाकी सब हुँ, गिमिक्स खेलें, बट उनमें कहीं पे भी अश्लीलता ना हो, हुँ, अपशब्द ना हो, किसी भी तरह का ऐसा कोई ज़िक्र ना हो जिससे कि घर में बैठी हुई एक बहू, हुँ, एक ससुर, एक सास, एक छोटा बच्चा अनकंफर्टेबल हो। हुँ, इस तरह की ही बात हो। तो हमेशा से टीवी का वो राइटिंग का मैंडेट रहा है। एक सबके लिए एक पत्थर की लकीर है, ये फॉलो करना है। बट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आने पे ये सारे लोग
जो टीवी को गालियां दे रहे थे, उन सारे लोगों के लिए ओटीटी बनाया गया कि ये हुआ भाई, हम लोगों के लिए यही है ना कि ये भी तो एक मार्केट है कि ये जो इतने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अरे भाई ये सब हमें नहीं देखना है, जो आम जीवन में जैसा आपने भी बताया कि एक दूसरे को गाली दे के बात करते हैं, हाँ, लड़कों के आड़े टेढ़े नाम है, अक्सर हमारे दोस्त यार होते हैं तो उसमें उनका जो असली नाम होता है, कई बार होता है कि हम उनका असली नाम जानते ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ है जेरी, उसका नाम जेरी नहीं है, हम मेल करते हैं ना उसको, तो हमको पूछना भी तेरा नाम क्या है, बताएगा मनोज। तो यही, तो फिर ये हुआ कि ओटीटी पे हम इन लोगों की बात करें, तो वहां पे ये एक्सप्लिसिट वर्ड्स भी आए। अब जब शब्द बात कर रहे हो, क्योंकि समाज में तो ये भी हो रहा है ना, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग लिव इन में रह रहे हैं, लोग बहुत सारा संभोग कर रहे हैं, लोग 1000 तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो वो भी तो दिखाना है, और उसके लिए इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, और इसलिए आपको अपनी राइटिंग में थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा, आपको थोड़ा एजी होना पड़ा। आप फिर एक ही बात पे, क्योंकि वो 7 एपिसोड की कहानी है या 10 एपिसोड की कहानी है या 6 एपिसोड की कहानी है, तो राइटिंग शार्प हुई, आपकी क्या कहते हैं, बातें जो है वो तीखी हो सकती हैं, उसमें आपको इतना मौका मिला कि आप बहुत रियलिस्टिक हो सकते हो। एंड व्हेन आई से रियलिस्टिक, मतलब आप गाली गलौज कर सकते हो, आप किसी का भी किसी भी तरीके से मजाक उड़ा सकते हो, बदतमीजियां कर सकते हो, जो रियल में होता है। तो शिफ्ट ऑफ कोर्स एक काफ़ी बड़ा शिफ्ट है टीवी राइटिंग से ओटीटी राइटिंग में। थोड़ी सहूलियत हो जाती है हर किसी को अगर एक फाइनाइट रन हो तो, जैसे पाकिस्तान में वो लोग इस तरह से काम करते हैं, है ना, इसीलिए उनके काफ़ी, अब पॉलिटिकल इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ कुछ अच्छे ड्रामा शोज बने हैं जो हिंदुस्तान में खूब पसंद किए गए हैं। जी, कौन ज़ारा है, जिंदगी गुलजार है, मैं पुराने अपने टाइम के मैं नाम ले रहा हूँ, हम सफर है, चले मेरे पास तुम हो, तो उसमें लोगों को दोनों चीजें कि शायद उनको टाइम ज्यादा मिला है, वो 30 या 40 एपिसोड में, क्योंकि वो चीज खत्म हो जानी है, और अपने यहाँ क्या 4 साल चलता है। देखिए दोनों मॉडल्स को कैसे आप कंपेयर करते हैं? वहाँ का मॉडल क्या है, वहाँ रेवेन्यू मॉडल चलता है। वहाँ क्या होता है कि आप जो पाकिस्तान में, वहाँ पे वो एक टाइम बेच देते हैं, जैसे पहले दूरदर्शन करता था कि 9 से 9:30 का टाइम आपको दे दिया, अब आप उसमें अपना शो रन करो, जो भी पैसा आएगा वो अपना एक सर्टेन तरीके से बांटा जाएगा। तो पाकिस्तान उसी मॉडल पे अभी भी काम कर रहा है शायद। तो फाइनाइट सीरीज जो होती हैं, यस, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होती हैं, आपको पता है ना आपकी कहानी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जानी है। हाँ, तो एक साथ एक मिजाज के लोग बैठते हैं और बना लेते हैं, तो गलतियों के चांसेस थोड़े कम रहते हैं वहाँ पे। टीवी में यही हो जाता है क्योंकि आपको डेली लिखना है, खूब सारे धूम धड़ाम करने हैं, तो हो जाती हैं यार गड़बड़ियाँ, मतलब तब इसलिए कई बार होता है कि आपका कुछ सुर गलत चला गया या कोई बात गलत चली गई, जो लोगों ने जिसका मजाक उड़ाया है, वो फिर हमें वो टैक्टिक्स करने, मतलब इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। लेकिन यस, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अगर आपकी एक सीरीज फाइनाइट हो, आपको पता रहता है मतलब आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक जानी है। जिन एक्टर्स के लिए आपने लिखा, उनके अगर आप कुछ किस्से शेयर करना चाहें, जैसे स्मृति ईरानी के लिए आपने लिखा है ना, आज वो एक पॉलिटिशियन है ना, बहुत उनकी दुनिया काफी बदल गई। उस टाइम स्मृति ईरानी मतलब कैसी थी इंसान के तौर? जब हमने लिखा, मतलब जब हम क्योंकि कहानी जैसे शोज लिखते थे, स्मृति मैम तब भी बड़ी थी, ऐसा नहीं, मतलब वो उस समय एज एन एक्ट्रेस बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो हम जूनियर राइटर थे, तो स्मृति मैम से तो मेरा कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा। बट साक्षी तन्वर जैसे, मतलब वो लिटरली पार्वती भाभी हैं अभी भी। वो इतनी खूबसूरत इंसान है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी इंसान है कि मुझे याद है, मतलब 1000 एपिसोड जब पूरे हुए थे, उसकी पार्टी थी, तो वहाँ पे मतलब सबको बुलाया गया था और वो आई थी। तो मतलब एक इंसान होता है जिसको पता है कि अच्छा ये, और तब हम जूनियर राइटर्स थे, तो जिस तरह से आके उनका मिलना, ये आपका मतलब एक व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। तो मेरा पहला, जिसे कहते हैं ना कि स्टार स्ट्रक मोमेंट जो होता है, वो पार्वती भाभी के साथ था। मतलब ये होना कि मुझे किसी स्टार ने ऐसे एक्नॉलेज किया है, तो मेरी कहानी मतलब वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद तो अब तो ऐसा हो गया है कि अब बहुत सारे लोग दोस्त हैं, मतलब बड़े सारे एक्टर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहानी शुरू करते हो, वो आपके साथ शो शुरू करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हो, आप उस शो के साथ में रहते हो, फिर वो घरेलू संबंध हो जाते हैं। लेकिन तब का जो दौर था, वहाँ पे
मतलब जब हमने शुरुआत की थी, तो तब ये सारे इतने बड़े बड़े थे कि आपकी लिटरली हालत ख़राब होती थी या उनसे बातचीत नहीं हो पाती थी। तो ऐसे में अगर हम किस्से की बात करें कि विवियन डिसेना जैसे है एक, हमने मतलब मैंने उसके साथ सबसे लंबा शो वही अगेन कि शक्ति था जिसमें विवियन डिसेना था। तो बड़ा मज़ेदार किस्सा ऐसा है कि एक बार मैंने उसे ऐसे फ़ोन किया, क्योंकि अगर कभी कोई एक्टर को कहीं जाना होता है, बाहर जाना होता है, तो उनके बहुत सारे सीन्स आपको इकट्ठा एक साथ बोल दिए जाते हैं कि आप लिखो। अच्छा, क्योंकि वो छुट्टी लेंगे या छुट्टी कहीं लेंगे। जाएंगे। हाँ, तो आपके अगले 5 एपिसोड के 10 सीन्स या 12 सीन्स या 15 सीन्स जिन जिन सीन्स में वो है, वो सारे लिख के पहले दे दो ताकि वो शूटिंग हो जाए। तो मुझे ऐसा बोला गया कि ये सीन्स हैं, कर दो। तो मैंने वो सीन सारे लिख दिए, लिख के दे रहा था। तो उसी बीच विवियन का मुझे जस्ट फ़ोन आ गया कि और कैसा है तू? तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। मैंने कहा कहीं तू जा रहा है क्या? मतलब कहीं छुट्टी-वुट्टी ले रहा है क्योंकि इतने सारे सीन्स तेरे लिखने पड़ रहे हैं। तो उसने कहा नहीं तो। और फिर विवियन ने फ़ोन काटा और 10 मिनट बाद मुझे प्रोडक्शन का फ़ोन आया कि अरे विवियन सर को आपने गुस्सा कर दिया। हाँ, वो हम पे गुस्सा हो रहे हैं कि मेरे बारे में अफ़वाह फैला रहे हो क्या कि छुट्टी ले रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। एंड देन फिर मैंने विवियन को कॉल किया। मैंने कहा भाई मैंने तो मजाक में बोली थी ये बात। हाँ, ये तुम्हें कैसे लगा कि मैं शिकायत कर रहा हूँ? तो उसने कहा भाई मुझे लगा कि शिकायत हुई है क्या, मैंने इसलिए किया ताकि बैंक बन जाए। तो आई वॉज हेल्पफुल टू दीज पीपल, कि मैं इनकी मदद करना चाह रहा था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप मतलब किसी से बहुत अच्छी जान पहचान है, सब कुछ है, लेकिन उसके बीच में अगर आप किसी से बात कर लेते हो और सारा जो समीकरण है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए वाइल शूटिंग हम लोग टीवी में कि एक्टरों से थोड़ी एक दूरी बना के रखते हैं। हाँ, कि भाई कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये भी कहा जाता है, जो फनी बात है, जो प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि ज़्यादा दोस्ती मत करके रखो कि कहीं लाइन खराब हुई तो वो आपको पकड़ लेगा। पहला फ़ोन आ जाएगा कि भाई ये क्या आपने, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा। और क्योंकि आप दोस्त हो तो दोस्ती के दबाव में कई बार होगा कि आपको ठीक करना पड़ेगा। उसकी अगर कहीं पे है कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उसको रिप्लेस किया जाना है, तो आप उसके दोस्त हो तो दोस्तियां भी खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए ना बड़ा दोधारी तलवार वाला वो मतलब है कि उनसे शो के दौरान एक कामराडरी बिठा के रखो, एक मतलब बातचीत, शो के बाद दोस्तियां हो सकती हैं। डिस्टेंस भी रखना है। हाँ। अच्छा, पर कोई बताइए, जैसे आपने बताया कि एक्स एक्टर जा रहा है छुट्टी पे, से 15 दिन नहीं रहेगा हाँ। या 15 शूट्स पे नहीं रहेगा, हाँ। है ना? तो आप उसके लिए सीन लिख रहे हो, हाँ। है ना? 15 आपने लिखे, तो इसमें आपको तो भाई अगर वो पात्र अकेला तो नहीं होगा कमरे में, हो हाँ। सकता है वो 3 या 4 लोगों से हाँ। बात कर रहा हो, हाँ। तो इन सब के लिए भी लिखा जाएगा। हाँ, तो फिर वो बाद में प्लग कैसे होगा, या तो किसी ने सोचा होता है 15 एपिसोड्स आगे तक? नहीं, तो ये मैं समझाता हूँ कि यस, अगर कोई एक एक्टर 10 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है तो अगले 10 दिन का हम कितना बढ़िया सोचिए मैनेजमेंट होता है टीवी का, और कितनी मेहनत भरा मैनेजमेंट होता है कि अगले 10 दिन अगर वो नहीं है और वो 11वें दिन आ रहा है, तो पूरा प्रोडक्शन ये कैलकुलेशन करता है कि 11वें दिन जब वो आएगा और शूट करेगा तो 12वें या 13वें दिन कौन सा एपिसोड ऑन एयर होगा। वहाँ तक के लिए आपको लिखना है, तो वहाँ तक के लिए हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद उन सारी चीज़ों को जब हम शूट करते हैं तो मेनली क्या होता है, एक्टर के क्लोजअप्स ले लिए जाते हैं, तब बाकी 4 लोगों को नहीं बुलाया जाता। क्लोजअप्स ले लिए जाते हैं, फिर डुप्लीकेट को बुलाया जाता है, और वो जो डुप्लीकेट होता है वो खड़ा रहेगा, उसके बैक शॉट्स लगते हैं और बाकी सबके साथ में फिर सीन शूट होता है। तो सेम इमोशन, सेम चीज़, सेम लाइटिंग, सेम बातें बाकी लोग करेंगे, और यहाँ पे एक डुप्लीकेट खड़ा होगा जिसकी शक्ल ना दिखा के हम हीरो की शक्ल एडिट पे डालते हैं। तो एक बालाजी में एक मजाक था जो बहुत समय तक चला कि एक समय के बाद जब स्मृति मैम की व्यस्तता हो गई तो उनकी जो ड्यूब थी उनका इतना काम चला, उनका नाम शायद शकीला जी है या कुछ ऐसा नाम है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने इतना काम किया एज अ डुप्लीकेट स्मृति मैम का कि उन्होंने अपना खुद का घर और अपनी खुद की गाड़ी बना ली। आप सोचिए, एक डुप्लीकेट जिसको कि 1500, 2000, 2500 पर डे मिल रहा होता है, ऐसी हो कि एक फुल फ्लेजेड एक्टर से ज़्यादा उन्होंने कमा लिया था। तो और बालाजी में क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो पहला पार्ट था, तब सारे एक्टर्स इतने बड़े हो गए थे, सबकी इतनी व्यस्तताएं हो गई थी कि कई बार ऐसा होता था कि एक एक्टर खड़ा है और 11 ड्यूब खड़े हैं, और फिर भी इस तरह शूट होता था कि लोगों को कहीं से पता नहीं चलता था
कि ऐसा कुछ काम हुआ है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ टीवी, दैट्स हाउ, मतलब हम हसलर प्रवृत्ति के हैं। मैं हर किसी को कहता हूँ कि टीवी के नहीं, लोग ये ना तो मैं मानता हूँ कि मेहनत बहुत है टेलीविजन बहुत में, इसमें बहुत तो कोई मेहनत दो राय नहीं है, मतलब उसकी आलोचना होती रहे, लेकिन Yes. मेहनत बहुत बहुत मेहनत है। हम तो आधे घंटे का एक शो नहीं बना पाते हैं, जो डेली बुलेटिन हम करते हैं वो 15 मिनट 20 मिनट के होते हैं, उसमें भी इट्स जस्ट समबडी राइट्स एंड वी है ना डिलीवर दिस, या हाँ। उसमें हम थोड़ा बहुत इनपुट देंगे। आप लोग पूरा एक प्रोडक्शन रोज निकालते हो, तो उससे मैं नहीं इनकार कर सकता कि जी। उसके अंदर मेहनत कम होती है। यार मुझे ये पूछना था हाँ। कि एक जो 27 या 28 मिनट का शो होता हाँ। है ना, यही शायद हाँ, लेंथ होती है। अब 22 हो गया है। अब 22 हो गया। हाँ। तो उस 22 मिनट के एपिसोड को हाँ। कितने देर, आपको कितना समय मिलता है एक राइटर को लिखने के लिए, वन, और टू, और ये शूट कितना होता है, कितना समय लगता है? अब सोचिए, जब शुरुआत हुई थी, पहले जब टीवी था, तो पहले पर डे आपको 12-14 मिनट 16 मिनट निकालना पड़ता था। अब सोचिए हर रोज आपको 22 से 23 मिनट शूट करना ही है, हर रोज। और लिखने के लिए जब शो शुरू हो रहा होता है, तब शुरू के 15-20 एपिसोड के लिए आपको बहुत टाइम मिलता है, कई बार साल भर का टाइम मिलता है, क्योंकि एक शो पे आप बैठते हो, आप चैनल को पिच करते हो, कहानियां आदान प्रदान चल रहा होता है, तो साल लग जाता है। कि हमारा एक शो अभी मोस्ट प्रोबेबली जैन या फेब में शुरू होगा कलर्स पे, उस शो को हमने 2023 के अक्टूबर में पिच किया हुआ था। 2024 के अक्टूबर में पिच किया, 2024 से 2025, अब 2026 में वो शो आएगा, तो 1.25 साल का टाइम लग गया उसमें। तो शुरू के जो 10 से 15 एपिसोड हैं, उसमें तो हमने मतलब जी भर के 8-8 दिन 10-10 दिन पे एक एपिसोड लिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही 20 एपिसोड ये खत्म हुए, फिर आपको हर रोज लिखना पड़ता है, हर मतलब वो राइटिंग हर रोज दिन भर में दे देना है? पूरे दिन में। ऐसा होता है कि आज आपने, अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, तो हमने सुबह 11 बजे हमने कहानी सोची, लिख के भेजा, वो चैनल के पास गया 3 बजे, 2 बजे चैनल के पास गया, चैनल ने 2-3 बजे उसके बारे में पढ़ा, लेके तुरंत अपना फीडबैक या जो भी देना है दिया, वो आ गया स्क्रीन प्ले राइटर के पास। स्क्रीन प्ले राइटर ने 5 से 7, 7:30, 8 बजे तक लिखा, चैनल के पास गया, उन्होंने फिर देखा, थोड़ा बहुत जो भी उनको फीडबैक देना है दिया। 8-9 बजे के बाद डायलॉग राइटर के पास है, 9 से 12-1 बजे तक डायलॉग राइटर ने लिखा, लिख के सेट पे भेज दिया। अब सेट पे वो चला गया, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उन्होंने उठाया। और सोचिए टीवी के एक्टरों की भी ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि उनका टैलेंट है, या बहुत बड़ी उनकी कलाकारी है, कि वो बेचारे सुबह आते हैं, 7 बजे की यूनिट लगी है, उसी वक्त उनको एपिसोड मिलता है, वो हाँ पढ़ रहे हैं, फटाक से जाओ, रोल करो, तुरंत शूट करना है, तुरंत डिलीवर करना है। तो दैट्स हाउ टीवी फंक्शंस। और एक दिन में डायरेक्टर को भी पता है कि ये पूरा एपिसोड निकालना है, आज में करना है, क्योंकि कल इसका टेलीकास्ट है। अच्छा, वो कटना भी तो है फिर बाद में रोज, कि पूरा शूट हुआ, शूट होके जब अगले दिन सवेरे पूरा शूट हुआ, तो शूट हो रहा है और वो एडिट पे जा रहा है, तुरंत एडिट होता है, तुरंत उसका म्यूजिक DI सब कुछ हो रहा है, एंड अपलोड होता है अगले दिन टेलीकास्ट। क्या मेहनताना होता है? ना मैं आपकी सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ, बट इन जनरल डिफर करता है। जैसे टीवी राइटिंग में अगर हम स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स तीनों की बात करें, तो 10 से 15 हज़ार से शुरू होता है, और वो लाख रुपए तक जाता है पर एपिसोड। 1 लाख रुपए भी मिलता है एक एपिसोड का? तो ये पूरा एक चक्र है। मतलब अगर कसौटी जैसा कोई शो हो, हाँ। ठीक है, और इट्स मतलब पैरेलल अभी का अभी मुझे नहीं पता टीवी पे क्या चल रहा है, क्योंकि चल रहा है, क्योंकि हाँ, वापस आ चुका तो है, उस पे 1 लाख मिल रहा होगा जो बंदा। जी बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं जो लेते हैं पर एपिसोड। और आप सोचिए, मैं हर किसी को इसलिए बताता हूँ कि ऐसा नहीं है टीवी में कितने एपिसोड्स एक बंदा लिख, क्योंकि एक आप इमेजिन इमोशनल करो, कैपेसिटी मैं बिना नाम लिए, हमारे जैसे सीनियर्स हैं, 1-2 राइटर हैं, कि आप सोचिए वो बालाजी के लिए या किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए 3 शो लिख रहे हैं, 3 शो, लाख रुपए पर एपिसोड, यानी पर डे के 3 लाख रुपए, यानी महीने के 90 लाख रुपए। 3 एपिसोड वो दिन में लिख देते हैं? दिन में लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो और उनकी टीम लिख रही है। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं साथ में, कि एक पूरा सिस्टम होता है, बट अच्छा, एक राइटर्स रूम होगा उनके हाँ, पास में भी। तो बट वो बंदा कि 3 शो कर रहा है, तो एक महीने के 90 लाख रुपए भी वो कमा रहा है। एट द सेम टाइम वहीं पे डिस्पैरिटी की भी मैं बात करूंगा, कि वहीं पे एक एसोसिएट है जो बेचारा 15,000 महीने पे मर रहा है, खट रहा है और अपनी जान दे रहा है, तो वो भी है।
ऐसा नहीं है कि मतलब टीवी सबको पैसे दे रहा है, लेकिन ये जो 1 लाख पर एपिसोड ले रहे हैं, इनकी भी जर्नी आप देखिए ना, कि हर कोई ये देख रहा है और चौंक जा रहा है, या जो सब बातें करते हैं कि यार टीवी में तो बड़ा पैसा है, वो ये नहीं देखते हैं कि इन्होंने 5,000, जैसे मैंने शुरुआत की थी तो 5,694 रुपए मिलते थे TDS काट के हमें महीने के, और उसमें फिर साल भर रुको क्लेम के लिए। नहीं, उसमें एग्जैक्टली, और उसमें भी आपको मिले ना मिले, हमने तो सीए नहीं रखा था तो 1-2 साल में पता ही नहीं था कि हम तो इसी में खुश थे कि 5,694 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, हमारे साथ वाले तो इधर उधर स्ट्रगल ही कर रहे थे बेचारे। तो वो पैसे मतलब किया, वो जो सैलरी थी हमारे लिए उस टाइम पे, वहां से हमने ये जर्नी देखी है ना, जहाँ पे कि हम अपने मन मांगा पैसा मांग सकते हैं, या हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें इतना चाहिए। तो टीवी आपको यस बहुत सारे पैसे देता है, वो रिवॉर्डिंग होता है, लेकिन उतना ही एग्जॉस्टिंग है, उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग भी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको हर रोज परफॉर्म करना है उतने ही शिद्दत के साथ। बहुत सारे जो पुराने फिल्मी दुनिया के मतलब बड़े सीनियर एक्टर्स रहे हैं, कुछ राइटर्स भी रहे, उनका पुनर्वास भी हुआ टेलीविजन में। एक मोनीश बहल शायद ऑफ थे, कोर्स, और बहुत बहुत सारे लोग आए। बहुत सारे लोग, बच्चन साहब, आप बताइए ना, मतलब मैं तो हक के साथ बोल सकता हूँ कि, और वो जो कि खुद ये बात कहते हैं। तो मतलब जो फिल्म लाइन से जो लोग टेलीविजन में आते हैं, हाँ। मतलब उनके लिए वो कैसा रहता है? क्या उनके लिए कोई कल्चर क्लैश होता है, जिन्होंने शुरू ही फिल्म किया था? ये सवाल मेरे ख्याल से वो उसका ज्यादा अच्छे से जवाब देंगे कि उनके लिए वो कल्चर क्लैश है कि नहीं, बट टीवी वाले इज्जत बहुत देते हैं उनको हमेशा। मतलब एक फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर भी होगा या नहीं इतना काम कर रहा होगा, या इस वक्त उनकी नहीं चल रही होगी, पहले बहुत चल रही थी, ऐसा भी इंसान आता है। तो टीवी में, सिर्फ हमारे टीवी शोज में ही नहीं, रियल में भी लोगों को ना इज्जत देने की आदत है। तो हम किसी दूसरे की राइटिंग को कभी ऐसे कर ही नहीं रहे इनकी ये खराब, या ये घटिया फिल्म लिखी है, राइटर खराब है। हमारे यहाँ हमेशा है कि आप जो भी आ रहा है फुल प्रेम और इज्जत मिलेगी, फुल प्रेम और इज्जत। तो वही, एंड आपने जो बात पूछी उसका यही जवाब है कि भाई बच्चन साहब ने ये बोला ना कि उनको कर्जे से उबारने वाला टीवी है। तो आप सोचो ना, टीवी अपने आप में कितना बड़ा है कि महानायक के लिए वो, और उन्हें इतना पसंद आए, कोई कुछ बात तो होगी ना जिसकी वजह से वो आज इतने साल तक एक बड़े से शो के साथ जुड़े हुए हैं। लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि एक स्वाभिमान बुनियाद टाइप का, जो जब दूरदर्शन पे बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि आप कुछ अच्छा कोट एंड कोट ना, अच्छा हर किसी का दूसरा होगा ना, वो दिखाओ। फिर जो सैटेलाइट टीवी ने फिर अपने हिसाब से काम किया, एंड देन अब यू हैव स्ट्रीमिंग। तो आपके हिसाब से कैसा चेंज है, फॉर बेटर और वर्स? एक सिंपल सी बात है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, मतलब चेंज इज ओनली कांस्टेंट, सीधी सी बात है। तो हमारे मतलब अगर हम कहें कि जब हमारे पापा वापा ने फिल्म देखी थी, तब उन्होंने कयामत से कयामत तक देखी होगी, वो सुपर हिट हुई, उनके माँ बाप ने उनको गालियां दी कि क्या फालतू पिक्चर देख रहे हो तुम। उसके बाद दौर आया कि जब ऋतिक रोशन आया और हमने कहो ना प्यारे देखी, हमने शर्टें फाड़ दी, हमने किया, हमारे माँ बाप ने गालियां दी कि ये क्या फालतू फिल्म देख रहे हो। या DDLJ देखी हमने, हाँ, और हम सब के मन में कुछ कुछ होता है, और वो कूल चेन तो मैंने भी पहनी है। तो ये सब करने वाली हरकतें जो थी, हमें गालियां पड़ी। फिर एक दौर आया आशिकी वाला, कुछ लोगों ने देखा, उन्हें गालियां पड़ी, और सैयारा देख के लोग निब्बा निब्बी बुला रहे हैं उनको कि क्या पागलपन है, हम गाली दे रहे हैं अब उनको। इमेजिन, हम भी पहुंच गए हैं उसी एज ब्रैकेट में अब। तो क्या होता है ना कि हर दौर की ना कहानियां अलग होती हैं, हर दौर की बातें अलग होती हैं। तो ये जो OTT आया, या सिनेमा का जो भी इवॉल्व हुआ है, ये जो अलग एवोल्यूशन हुआ है, इट्स फॉर बेटर। क्यों? क्योंकि अब लोग वो भी कहानियां कह पा रहे हैं जो पहले कहने में हिचकते थे, या माध्यम कम होने की वजह से कह लो, या लोगों में एक्सेप्टेंस कम होने की वजह से कह लो। तो ये जो बदलाव आया, मैं तो मतलब इस बारे में हर किसी को कहता हूँ, जितने राइटर्स हैं और एक्टर्स हैं, उनका ये स्वर्णिम काल है। आप अपनी नई कहानियां जितनी भी, आप जितना अलग और नया सोच सकते हो ना, उतना आपका स्वागत होगा। आप कुछ भी अलग लेके आओ, अतरंगी लेके आओ, बस सोल होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी फालतू, मतलब पागलपन नहीं करना है, एक सोल के साथ कोई भी बात हो, अगर अलग अतरंगी और अमेजिंग सा है कुछ, तो आपकी कहानी सुनी जाएगी और आपकी कहानी पहुंचेगी कहीं ना कहीं। तो दिस इज द मोस्ट मतलब अमेजिंग टाइम, जिसे कहते हैं ना, राइटिंग और एक्टिंग का गोल्डन पीरियड है।
आप अपनी कहानी, और इतने माध्यम है, आप अपने यूट्यूब पे ये काम कर सकते हो, तो बेस्ट फेज टू बी इन। अब हम बातचीत के उस हिस्से में हैं जिसमें हम जानना चाहते हैं, हमने टेलीविज़न पर तो खूब बात कर ली है, हाँ। आपने कुछ किस्से भी बता दिए फ्रॉम योर टाइम इन राइटिंग। अब हमें जानना है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्या आप अब आपने क्या दिशा सोची है? आप स्ट्रीमिंग की तरफ जाना चाहते हो या टेलीविज़न कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर कुछ फ़िल्में हैं आपके दिमाग में? सी मैं मतलब हमेशा मानता हूँ कि मैं जब कुछ नहीं भी कर रहा होता हूँ तो मैं राइटिंग कर रहा होता हूँ, तो इतना प्रेम है मुझे राइटिंग से। तो मैं टीवी तो कर ही रहा था, बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया ताकि मैं कुछ और चीज़ें सीख सकूं क्या? लिखने से पहले। तो सीखा, पढ़ा, लिखा, जो भी किया। तो कम मतलब कि मूविंग फॉरवर्ड टीवी के कुछ शोज़ मैं कर रहा हूँ जो अलग अलग चैनल्स पे आने वाले हैं, तो मैं टीवी के शोज़ कर रहा हूँ। किताबें लिखनी शुरू की थी तो वो सिलसिला अब चल निकला है और चलता रहेगा। कौन सी किताबें हमारे तो दर्शक पढ़ सकते हैं आपकी? मेरी 2 किताबें हैं, एक 90s वाला प्यार है जो हिंदी युग से प्रकाशित हुई है। तो 90s की कहानियाँ 8 कहानियाँ हैं, तो एंथोलॉजी है। तो हर वो लोग जो 90 के दशक को जीना चाहते हैं, जी चुके हैं या जीने के बारे में सोचते हैं और वो उनके ख़्यालों में है, तो प्लीज़ ये कहानी पढ़िए। बहुत ही खूबसूरत सी है, मस्त मज़ेदार है। तो 90s वाला प्यार। और दूसरी किताब है जमुना पार वाली मोहब्बत। तो हर वो इंसान जो इलाहाबाद का है जिसने कि इलाहाबाद को तब देखा है जब वो प्रयागराज नहीं था, तो वो प्लीज़ ये कहानी पढ़े। या हर वो इंसान जिसको धर्मवीर भारती बहुत पसंद है, वो ये कहानी पढ़े, क्योंकि ये भी इलाहाबाद की कहानी है। तो जमुना पार वाली मोहब्बत अनबाउंड पब्लिकेशन युवान बुक्स की किताब है और दोनों ही किताबें अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। तो अपने दर्शकों को बोलिए कि प्लीज़ पढ़ें ये किताबें। इसके अलावा मेरी एक फ़िल्म है जो नेक्स्ट ईयर अभी 16 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। 1 2 चा चा चा, मतलब पागलपन की एकदम एक्शन कॉमेडी है। और वही सेम कि वो कलाकारों की फ़िल्म है, बड़े नामों की फ़िल्म नहीं है, अच्छे कलाकारों की पागलपन वाली फ़िल्म है। तो उसमें मैंने गाने लिखे हैं और मेरी खुद की एक फ़िल्म है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ और अच्छे कलाकारों के साथ, वो मैंने लिखी है और वो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो टाइटल अभी वर्किंग टाइटल उसका हनुमान भैया है, तो क्यूट सी एकदम प्यारी सी फ़िल्म है, तो उस पे काम चल रहा है। और एक वेब शो है जो Z5 पे आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, तो उस पे काम चल रहा है। और 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो वैसे वाले होते हैं कि अब उन सब के बारे में बात करना, तो ये वो वाली बात है कि मैंने सोचा है कि मैं 10 साल बाद यहाँ यॉट खरीदूंगा और प्लेन लूंगा, ये वो वाली बातें हैं कि राइटिंग तो अनवरत चल रही है, लिखा हुआ है, लोगों को सुनाया हुआ है। तो जब जहाँ हमारी गोटी बैठ जाएगी, वो आ जाएगा और फिर लोगों को सोशल मीडिया पे दिख जाएगा। बिल्कुल और जब गोटियाँ बैठेंगी और चीज़ें मुकम्मल होती हैं शायद भाई की लाइफ में, तो फिर हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोबारा यहाँ पे बैठें आपके साथ में। बिल्कुल। जैसे आज हमारे दर्शकों को टेलीविज़न को लेकर जितने उनके दिमाग में सवाल थे, उनमें से कुछ के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे इस बातचीत में, ऐसा मुझे लगता है। और जब हम दोबारा मिलेंगे तब हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएँगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और इतनी देर हमसे बात की। वैसे सवाल भी लिए जो शायद अनकंफर्टेबल रहे हों, आई डोंट नो, लेकिन आपने बहुत ग्रेसफुली सबको एड्रेस किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी जिन्होंने इस बातचीत को देखा। धन्यवाद अमन जी का भी जिनको अभी तोड़ा जाएगा, उनके जो उन्होंने मुझसे किसने इसमें स्मृति के किसका पार्वती के हस्बैंड का कत्ल करवाया नहीं, था नहीं। उन्होंने, किसका? स्मृति ने मिहिर को क्यों मारा? स्मृति मिहिर का मर्डर जो उन्होंने करवाया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और स्मृति ने अपने बेटे धन्यवाद अंश को सर्वेश मारा का, था। निवी का और अभिषेक का जिन्होंने इस बातचीत को रिकॉर्ड किया। बहुत-बहुत शुक्रिया।